नमस्ते मित्रों, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। आज हमारे साथ सीमा के उस पार से मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, भाई कह लें, उस्मान अहमद जी। इनकी बात करने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं। वन ऑफ द सेन माइंड्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान। सो उस्मान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए समय को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उस्मान जी। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे जी। और हम समझना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान का आइडिया कहाँ जा रहा है। तो इसमें एक नॉर्मल पाकिस्तानी से अच्छा इसको कोई नहीं बता सकता और आप एक पाकिस्तान की एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं या एक एफ्लुएंट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे क्या समझ है पाकिस्तान को लेकर के, इसी संदर्भ में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। वी विल discuss and debate it in this context. So the first question that पहला प्रश्न जो मेरा आपके लिए है वो ये है कि पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ जा रहा है पाकिस्तान दुनिया के परिप्रेक्ष्य में और भारत के परिप्रेक्ष्य में। जैसे अभी आपके जनरल साहब अमेरिका में हैं और ईरान हाँ, तो और ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है। तो इस्लामिक उम्मा वर्सेस वेस्ट और फिर इंडिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है। तो ये जो ट्राई जंक्शन है, ये जो ट्रायंगल है, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं एज अ पाकिस्तानी? सर देखिए, एज अ पाकिस्तानी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए इन द वर्ल्ड as far as what the way ahead for Pakistan is. And frankly मेरे ख्याल में जो इस वक्त हो रहा है, probably it is the right way. 3 चीजें चाहिए पाकिस्तान से। नंबर 1, de-escalation। मेरी पूरी उम्मीद ये है कि अभी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्शल साहब गए हुए प्रेसिडेंट साहब से बात करने के लिए, शायद वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि खत्ते में de-escalation कैसे की जाए। Nobody wants war here। मेरे ख्याल नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसा आदमी है जो चाहता है कि ईरान और इजराइल की न्यूक्लियर वॉर हो जाए या पाकिस्तान और इजराइल की न्यूक्लियर वॉर हो जाए। चले, कोई ऐसा सेन आदमी नहीं है जो ये चाहे कि भाई पाकिस्तान अपने बम उठा के जो है वो इजराइल में फेंक दे। सबसे पहली चीज पाकिस्तान को रोल प्ले करना पड़ेगा फॉर डी एस्केलेशन। वॉर को कम करें, पीस की बात ज्यादा करें। जो वॉर मॉन्गरिंग यहाँ पे हो रही है, जो वो टैंकों के ऊपर फूलों की पत्तियां फेंक रहे हो, सोच रहे हैं कि पता नहीं हम कौन सा मार के आए हैं, इसको जरा भूल ताशा जरा कम करें, उसके de-escalate करें and have an honest conversation across the border, an honest conversation with India कि पाकिस्तान की क्या गलतियां रही हैं, पाकिस्तान कहाँ का अपना करेक्ट कर सकता है और पाकिस्तान किन किन चीजों में सही रहा। अनडाउटेडली पाकिस्तान के कुछ अच्छे स्टेप्स भी रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर, आउट से जो बहुत साल पहले 2006 में मनमोहन सिंह और कुछ बातचीत चल रही थी मुशर्रफ साहब की एक पीस के बारे में, तो उसमें गुड स्टेप्स, उस किस्म के स्टेप्स पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे एंड बहुत जल्दी लेने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान और इंडिया का दोबारा एक वो रिलेशनशिप हो, जिसे कहते हैं ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि यार एक दूसरे की बात तो सुन लें, एक दूसरे से बात तो कर लें। दैट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर एनीथिंग कैन प्रोग्रेस, स्पेशली इस रीजन के अंदर। पाकिस्तान का फ्यूचर इज नॉट टू बी ऑपोजिट ऑफ व्हाट इंडिया इज। पाकिस्तान का फ्यूचर इज टू बी मोर लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन द रीजन। जो इस रीजन के अंदर मुल्क तरक्की कर रहे हैं, आप पूरा रीजन उठा के देखें, पाक, मिडिल ईस्ट, चाइना, उन मुल्कों ने क्या किया? उन मुल्कों ने एजुकेशन में अटेंशन दी है, उन लोगों ने सोशल डेवलपमेंट में अटेंशन दी है। मैं मोदी साहब के कुछ स्टेप्स से बड़ा इंप्रेस्ड हूं, जो नारी शक्ति का प्रोग्राम निकाला था, जो उन्होंने फीमेल एम्पावरमेंट का प्रोग्राम निकाला था। दोस थिंग्स आर अमेजिंग। उस किस्म के प्रोग्राम्स ही पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे टू बिकम मोर इन लाइन विद व्हाट द वर्ल्ड वांट्स फ्रॉम पाकिस्तान। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वी शुड डू व्हाट द वर्ल्ड वांट्स। मगर हमारे यहाँ पे देखिए, एक बात ये कही जाती है कि ये जो हम लोग को, मुझको जैसे कहा, अमन की आशा वाले लोग हैं और पाकिस्तान तो हिंदू नफरत इतनी है कि ये पागलपन है पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि वो बदल जाएगा। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं बदलेगा? अपनी हिंदू नफरत उसकी आइडेंटिटी का कोर रहेगा? सर आपने बात बिल्कुल सही की। हिंदू नफरत, मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं पाकिस्तान में नहीं है, डेफिनेटली है। मैंने खुद देखी है, मैंने खुद सुनी है। वो हिंदू नफरत एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर है जिसके अंदर हम एक जनरेशन शिफ्ट देख रहे हैं। हमारी जो यंग यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसपे ना हिंदुओं के लिए नफरत है, ना उसपे माइनॉरिटीज के नफरत है, बल्कि वो तो यार बड़े सिंपल से सवाल पूछेंगे, ट्रेड कब शुरू होगी, क्लाइमेट चेंज के बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमन डिग्निटी। ये जो बात है ना, जो हमारी यूथ के अंदर आजकल आ रही है, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप एंड इट विल बी अ गुड साइन फॉर द फ्यूचर कि अगर पाकिस्तान वो नफरत के व्यू पॉइंट से हट के एक कोऑपरेशन और एक कोलैबोरेशन के व्यू पॉइंट पे आ जाए।
यस आई एडमिट पाकिस्तान में हिंदू नफरत है, हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर थी, बहुत काम किया उसको निकालने के लिए, उससे लड़ने के लिए और उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एट ग्रेट पर्सनल रिस्क। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा कहा है कि यार ये नहीं होना चाहिए, एंड यस दे आर वर्किंग टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग दैट। वो कब होता है और कैसे होता है, आई थिंक उसके अंदर हमें पता है कि ज्यादा हाथ जो है वो बाहर से ही होगा। एमबीएस से कोई प्रेशर आएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगी जो कहेगी पाकिस्तान से भी सीधे हो जाओ, और फिर ये लोग शायद थोड़ा सीधा होने की कोशिश करें। फ्रैंकली होना भी पड़ेगा, जैसा आपने देख लिया हर 3-4 साल के बाद पहलगाम के तो 2 मुल्क दूसरे साथ फाड़ के बैठ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे पे, सिर्फ उससे फायदा होता है अपनी टीआरपी कमाने वालों को, जो आपके पीस मॉन्गर्स है, जो कहते हैं कि यार लेट्स कम टू व्हाट इज कॉमन बिटवीन अस, लेट्स कम टू व्हाट वी कैन टॉक अबाउट एंड देन कंटिन्यू ऑन फ्रॉम देयर, उनकी मत मानी जाती। उस्मान भाई, आपको ऐसा लगता है कि जो पहलगाम, पठानकोट, उरी या और भी जो हुआ था, उसमें ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है और ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है भारत का, या आपको लगता है ये लोग हैं पर आउट ऑफ कंट्रोल? नॉट एट ऑल साहब, मैं ये कह ही नहीं सकता फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, मैं ये कह ही नहीं सकता ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इस ये कहना मेरी स्टुपिडिटी होगी, बिकॉज अगेन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। ये हमें डेफिनेटली पता है कि इवन अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया है कि कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके जो हैंडलर्स थे वो एक्सट्राडाइट हुए हैं, उनको इंडिया भेजा गया है, उनसे तफ्तीश होगी। साहब अगेन जो पूरी दुनिया काम करेगी वो काम करेगी एविडेंस के ऊपर। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज आई एम श्योर आर वेरी स्मार्ट एंड आई एम श्योर दे आर वेरी कैपेबल। उनके पास अगर इस किस्म का डेटा है, दे शुड टेक इट एंड प्रेजेंट इट टू पाकिस्तान एंड से कि भी ये तुम्हारे चोर है, हमें इनको दो। वो नहीं मानते, टेक इट टू द इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ अमेरिका विल डेफिनेटली स्टेप इन। जहां पे इररिफ्यूटेबल एविडेंस मिल जाता है किसी को, देयर इज नो वे दैट पाकिस्तान कैन एक्चुअली कंटिन्यू टू से कि ये तो हम मानते ही नहीं है। The day that happens, Pakistan will internationally get blamed and be called a terrorist state, या state sponsor of terrorism। और अगर वो हो गया तो साहब फटाह ग्रे लिस्ट तो छोड़े, हमारा वो हाल होगा जो सूडान का हुआ। सूडान was known as a international sponsor of state terrorism। जब तक सूडान ने प्रूव नहीं कर दिया कि नहीं हम नहीं है, उन्हें कोई और लोन नहीं मिल सका। जिस दिन प्रूव किया उसके एक दिन बाद $1.2 बिलियन का उनको लोन मिल गया था अमेरिका से। हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो, और अगर कोई टेररिस्ट पाकिस्तान में है, कोई टेररिस्ट पाकिस्तान में है, दे शुड बी ट्राइड, दे शुड बी फाउंड गिल्टी एंड पनिश्ड। वो जो मोदी साहब ने कहा था कि भी आइडेंटिफाई, वो मुझे आइडेंटिफाई एंड देन पनिश, 3 चीजें कहा था, आइडेंटिफाई, ट्रैक डाउन एंड पनिश, वो होना चाहिए। एंड दैट शुड बी द लॉट ऑफ एवरी टेररिस्ट। विक्टिम्स के लिए जस्टिस तभी मिलेगा जब टेररिस्ट को सजा मिले। उस्मान भाई, क्या आपको ये लगता है कि ये जो एक एविडेंस की बात है कि आप एविडेंस दीजिए और तब हम एक्शन करेंगे, तो क्या ये बात इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि हाफिज सईद एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो आपके यहाँ पे पाया जाता है और बाकायदा सम्मान के साथ रहता है, तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो एविडेंस का जो शराड क्रिएट किया जा रहा है in order to simply make a distinction between good terrorist and bad terrorist? Sir, I can see your point. मुझे आपकी बात से बिल्कुल एक बाकायदा एक गुस्सा भी नजर आता है और एक मुझे फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है कि भाई हम, आप इंडिया से हमें एविडेंस दे भी दें, आप लोग उस एविडेंस से क्या। पिछली बार आपने एक 69 पेज का डॉसियर भेजा था, मैंने खुद वो डॉसियर पढ़ा है। उस डॉसियर के अंदर मिल्क पैक के अंदर पैकेट के सीरियल नंबर, उस मशीन जो वो लगी भी थी वो बॉम्बे अटैक्स के बाद, आपने ये तक ट्रैक करके इंडिया ने दिया था कि ये आउटबोर्ड मोटर जो है लाहौर में फिरोजपुर रोड में घर के साथ ही है, तो कोई 2 किलोमीटर दूर, वहां पे एक दुकान पे बिकी थी। ग्रेट, पाकिस्तान उस एविडेंस को लिया, उसका ऑमलेट बना और कहा हम इसको मानते नहीं है। बट देन इंडिया हैज नो फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई हमने एविडेंस दे दिया है। वो एक चेक बॉक्स जो होता है कि भाई हमने एविडेंस दे दिया है, उसके बाद बाकी दुनिया पूछती फिरती है। मेरे जैसे लोग, आपने मेरा पॉडकास्ट देखा होगा, मैं जनरल साहब से पूछा था सर आपने उस डॉसियर का क्या किया। अब अगर जनरल आगे से कहते जी हम उस डॉसियर को नहीं मानते, उनकी मर्जी है, मगर हम पूछने वाले तो बनेंगे ना जी, विदाउट हैविंग दैट डॉसियर, विदाउट हैविंग दैट पाइल ऑफ एविडेंस। हालांकि मुझे ये याद है जब ये हुआ था इंसिडेंट, उसके 2-3 दिन के बाद खबरें आना शुरू हुई थी, कोई फोन कॉल्स हुई थी पहलगाम से टू गुजरांवाला एंड पहलगाम से टू अनदर लोकेशन इन पंजाब। बाद में पता लगा जो फॉल्स न्यूज थी, वो असल में लोग अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहे थे। सारी बात है, हमारे भी बहुत रिश्तेदार वहां बैठे हुए, आपके बहुत रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए, पिछला तो हमारा सबका एक ही है। सो उस सिचुएशन के अंदर हार्ड एविडेंस वुड बी रिक्वायरमेंट, ताकि हम जैसे लोग भी कह सके कि यार प्लीज अब तो हार्ड एविडेंस आ गया, देखो भाई ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, आप उस बारे में जवाब क्यों नहीं देते। We need to have that evidence to take those answers out from our own governments.
देखिए, दिक्कत ये होगी कि जो आप इंटरनेशनल कोर्ट की बात कर रहे हैं, चूँकि मैं लॉयर हूँ और जी ये सब्जेक्ट मेरा एक्सपर्टीज़ एरिया है। जी ऐसा कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एग्ज़िस्ट नहीं करता। आज की डेट में एक ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसका नाम है आईसीसी, जो कि हेग में है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। बट रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आर्टिकल 5, जो रोम स्टैट्यूट का के अंदर में बना हुआ क्रिमिनल कोर्ट है आईसीसी, उसको सिर्फ 5 ऑफेंसेस पे ट्रायल करने का अधिकार है। जी एक तो वॉर क्राइम हो, यानी कि हम्म वॉयलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जी जेनोसाइड हो। जिसपे नेतन्याहू साहब को उन्होंने कहा था कि आ जाए। हाँ, पर वो जेनोसाइड के लिए किया था, वो आईसीजे में जो मैटर गया था वो आईसी जी जेनोसाइड कन्वेंशन के लिए कहा गया था। आईसीसी में जी नेतन्याहू हैज नेवर बीन he's not इन। been called, but international courts can call up individuals when they see कि भाई इसके साथ मसला है, and they will वही call them up. दो तरीके के इसके इंटरनेशनल अलावा कोर्ट्स हैं। देखिए, दो तरीके के हैं, एक है आईसीजे, ठीक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगेन इन द ठीक है हेग। जी आईसीजे में जो सब्जेक्ट मैटर जाते हैं वो आईसीजे स्टैट्यूट विच इज एनेक्शर टू यूएन चार्टर, उसके अंदर जाते हैं। ठीक जी आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट जी वो भी हेग में है। उसमें जी इंडिविजुअल को पनिश किया जाता है फॉर वायलेशन ऑफ 5 क्राइम जो मैंने आपको दिया था। क्या anyway, 5 genocide war crimes ठीक जी वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड एग्रेशन, 4 हम्म शायद। अगर कोई और हो तो मैं भूल रहा हूँ तो मुझे याद नहीं। ठीक है ना? सो वॉर क्राइम, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड एंड एग्रेशन, आर्टिकल 5 रोम स्टैट्यूट। मगर रोम स्टैट्यूट में ये तो क्राइम हो गया, उसके बाद प्रश्न आता है कि कौन सा कोर्ट। अगर मान लीजिए पाकिस्तान का कोर्ट हाफिज सईद को प्रोसिक्यूट करना चाहता है और उन्होंने आईसीसी पनिश भी, किया मुझे। हाफिज सईद को हमने 84 years in prison डाला हुआ है, उसको तो 84 साल की जेल हो चुकी है, he's in prison. भाई इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड ऑल दैट एंड एबल टू गिव लेक्चर्स एंड ऑल, वो तो प्रिजन होता है। सर देखिए प्रेजेंट के अंदर कॉन्जुगेट विजिट होते हैं, प्रेजेंट के अंदर उसको अपने इंटरनेट भी देना था कि वो बात तो कर। देखिए टेक्निकली पाकिस्तान कोर्ट्स ने हाँ जी कहा है कि भैया फटाक जेल से निकल रहा है, हमने हमने इस बंदे को प्रेजेंट में डाल लिया है, उसको नजर बंद करके एक घर में उन्होंने सील कर दिया है, साथ में बंकर भी बना दिया उसके लिए कि आग में से मारना जाए। हर साल देखिए, वो 3 फिल्में बनाता है जो कि कह रही होती कि हमने पाकिस्तान जाके आपस से इनको मारना है। I mean, that man is, मुझे कभी कभी लगता है कि दैट मैन नीड्स टू बी किल्ड जस्ट टू मेक श्योर कि एक मसला तो हल हो पाकिस्तान इंडिया का, कि यार हम दोनों का मसला हल हो गया। नहीं, मुझे लगता है ना कि देखिए, पाकिस्तान भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं देखता हूँ, पाकिस्तान एक जोग्राफिकल एंटिटी नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम है जो भारत का मुसलमान समझता है। तो देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्लाम। तुर्कों Right. का, अरबों का, एक भारतीय इस्लाम है। पाकिस्तान इज अ भारतीय इस्लाम। जब तक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट नहीं होगा, कॉस्मेटिक बात करने, आप सोचने के तरीके को नहीं, जो वो हिंदू और मुसलमान करके देखता है, वो इसके अलावा वो अपने आप को, वो रिलीजन को उम्मा समझता है। आपने सही कहा, ऐसा है। पाकिस्तान का इस्लाम हैज टू बिकम अ सिंक्रेटिक इस्लाम, जो सूफी इस्लाम था जिसके बारे में बाबा फरीद, जिसके बारे में गुरु नानक, जिसके बारे में हमारे बाकी गुरु कह के गए कि भाई जिंदा कैसे रहो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के कैसे रहो। ये बात पाकिस्तानियों के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि द सिंक्रेटिक वर्जन ऑफ इस्लाम, द सूफी इस्लाम, इज द ओनली इस्लाम व्हिच कैन वर्क इन इंडिया। और इसमें कोई बुराई नहीं है। मलेशिया में अपना वर्जन ऑफ इस्लाम है, इंडोनेशिया में अपना वर्जन ऑफ इस्लाम है, टर्की में अपना, यूएई में अपना वर्जन ऑफ इस्लाम है। और जुल्म तो ये हो रहा है कि आजकल हम जाके यूएई को बता रहे हैं कि तुम लोग जो हो वो मुसलमान नहीं रहे, तुम लोग सही इस्लाम नहीं कबूल कर रहे। वी हैव टू फिगर दिस देखिए, आउट, पाकिस्तान के लिए बहुत मैं इंपॉर्टेंट। आपसे कहूँ उस्मान भाई, मैं इस आर्गुमेंट से नहीं सहमत हूँ, क्योंकि ओके इस्लाम को वही रास्ता लेना पड़ेगा जो यहूदी ने और क्रिश्चियनिटी ने लिया। वो दे हैव टू बी सेक्युलराइज्ड। दैट मीन्स इस्लाम का स्पिरिचुअल फॉर्म आना पड़ेगा आगे। और जो अभी ये जो लोगों को समझाया गया कि ये बेसिकली प्रैक्टिकल है, बाकी मिथ है, ये एक रियल है और ये लॉज है, ये कॉन्क्रीट है, इसके ऊपर फॉलो करना है, और बाकी सब चीजें तो खाली ख्वाबो ख्याली है, वो सब पेगनिज्म है, ये वो उससे निकलना पड़ेगा।
You're right, इस्लाम जी, को you're right. इस्लाम का genuine राइज form has करना to be secular. बिल्कुल यस सही कहा जी आपने, यही सेक्युलर को बात लोग तो समझते नहीं है जी अभी मैं एक और पॉडकास्ट कर रहा था यूसुफ सलाउद्दीन साहब के साथ। उन्होंने कहा था जी कि इस्लाम का ट्रू फॉर्म तो है ही सेकुलर। जो हम पे ज़िया ने इस्लाम थोपा है, जो हमने जो ज़िया का इस्लाम फॉलो किया है, दैट इज नॉट द राइट वर्जन ऑफ इस्लाम। वी हैव टू फिगर आउट व्हाट द राइट वर्जन ऑफ इस्लाम इज। वो ठीक है बट मुझे नहीं लगता कि जो आपके मित्र हैं वो सेक्युलरिज्म को फिर समझ रहे हैं अगर आप कह रहे हैं कि इस्लाम ही सेक्युलर है तो फिर ये पूरा सेंटेंस जो है वो जिब्रिश हो जाता है बिकॉज कि सेक्युलरिज्म एक प्रोसेस है आप समझ रहे हैं जो मैं जो समझ गया आपका। अब्राहमिक फेथ के लिए डाला जाता है अगर आप कह रहे हैं कि ठीक, वो सेक्युलराइजेशन ही इस्लाम है तो फिर फर्दर सेक्युलराइजेशन की तो जरूरत नहीं पड़ती ना एग्जैक्टली जी, ये वो तो इस पोजीशन पर खड़े हैं कि हम तो पहले से ही सेकुलर हैं और जो हम करेंगे वो सेकुलरिज्म ही होगा, इसलिए वो इस्लाम फिर की बात मत करो, सेकुलर। उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म बहुत गलत है या गड़बड़ है ठीक है ना राइट। सेक्युलरिज्म को लोग मानते हैं कि ये कोई आउटकम है कोई गोल है सेक्युलरिज्म प्रोसेस है इट्स अ प्रोसीजर जैसे जब हम लोग 11th-12th में केमिस्ट्री की बुक पढ़ते थे ना तो हम अलग अलग प्रोसीजर पढ़ते थे कि एल्युमिनियम कैसे निकालते हैं फेरस कैसे ठीक। एक्सट्राडाइट करते हैं तो फलाना प्रोसीजर याद होगा आपको हेबर प्रोसेस क्या चीज है? हाँ कि वो प्रोसेस यस जी करेक्ट जी तो जी उसमें प्रेशर में इतने में डालोगे तो ये निकल के जी और जी। वो मिल जाता है सो द प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटकम राइट। ठीक है ना सेक्युलराइजेशन इज द प्रोसेस तो जो ये कह रहा है हम सेक्युलर है वो बेसिकली समझ ही नहीं रहा है वो क्या कह रहा है आउटकम मैं क्या आपकी बात होगा समझा। आउटकम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस सो बेस्ड उससे ऑन हम अभी नेशन थोड़े दूर, हाँ उससे हम अभी थोड़े दूर हैं एज पाकिस्तानीज। हम कॉन्स्टिट्यूशन पे अभी भी मेरे ख्याल में थोड़ा अमेंडमेंट चाहते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स और आएंगी, शायद कोई नई कॉन्स्टिट्यूशन एक और आए विच इज अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलरिज्म इज वेरी फार अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन तो यही बना ना कि अगर आपके पास कुरान है फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए कुरान ही कॉन्स्टिट्यूशन है आप मेरी बात समझ रहे हैं आपको मुसलमान जी बनाना है किसी को तो कैसे बनाएंगे कुरान उसका तरीका है वो कुरान में मान लेगा वो मुसलमान बन जाएगा ठीक है जी तो कुरान कॉन्स्टिट्यूशन है मुसलमान का इस्लाम का जी, बट इट्स अ स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन। आई वुडंट कॉल इट अ फ्रेमवर्क फॉर रनिंग अ नेशन। अगेन वो जो रूल्स हैं जो हमें बताया गया था कि दीज आर 1400 years old, कंटेक्चुअलाइज करें उन रूल्स को उनके कॉन्टेक्स्ट में देखना है हमारे करंट रिक्वायरमेंट्स के लिए। बिकॉज टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुरान नहीं है, मोरितानिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कुरान नहीं है, मोरक्को का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान नहीं है। इन तीनों के सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, एंड इनके अंदर अपने अपने सिस्टम चलते हैं। मेरे ख्याल में तो इस्लाम वो विल हैव टू सेक्युलर बिकम हो चुके हैं स्पिरिचुअल। जी, देखिए वो सेकुलर हो चुके हैं। सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब नहीं है कि कुरानी कॉन्स्टिट्यूशन हम्म। जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया आप सेक्युलर हो गए देखने के लिए पाकिस्तान को कहते हैं हम सेक्युलर नहीं है पाकिस्तान सेक्युलर है बिकॉज यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक। आप समझिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द आउटकम ऑफ द सेक्युलराइजेशन अब पाकिस्तान इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी नहीं समझे they adopted constitution and calling themselves Islamic Republic this is oxymoronic this is idiotic and stupidity at its best आप कह रहे हो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है पॉलिटिकल पावर फ्रेमवर्क फॉर रनिंग द कंट्री, फ्रेमवर्क फॉर रनिंग द गवर्नेंस। पॉलिटिकल पावर ठीक है है ना जी, इट डजंट ठीक है कॉन्स्टिट्यूट द नेशन ऑफ द कंट्री इट कॉन्स्टिट्यूट द पॉलिटिकल ऑर्गन ऑफ द कंट्री जो ठीक आप कह जी, रहे हो फ्रेमवर्क राइट। तो अब मैंने जैसे कहा भारत का और मुसलमान जो है पाकिस्तान का मुसलमान वो उम्मा को इस्लाम समझता है और वो अल्लाह के पीछे नहीं पागल है ही इज नॉट आफ्टर गॉड ही इज बेसिकली आफ्टर द उम्मत हम इसकी भाई आप भगवान की उम्मत हो सबके उम्मत हो गए यू डोंट वांट टू बी द उम्मत ऑफ गॉड एंड दैट्स व्हाई द राइट। अदर डे मैंने एक पाकिस्तानी महोदय से पूछा कि आप यहूदी हैं कह नहीं है भाई हम यहूदी क्रिश्चियन है नहीं है भाई क्रिश्चियन कैसे हो जाएंगे हम हमने कहा मुसलमान है कह हाँ हाँ मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा भाई इन तीनों को गॉड तो आपके हिसाब से तो एक है भाई मोजेस का गॉड और मोहम्मद का गॉड मेरे हिसाब से तो एक है राइट।
लेकिन आप ये क्यों मना कर रहे हो कि हम यहूदी नहीं है? सर वो एक और फर्क पड़ता है ना जी, कि यहूदी क्यों कहते हो क्रिश्चियंस नहीं है, बिकॉज वो एक और प्रॉफिट को बिलीव करते हैं। यहूदी के पास हम वो भी एक, जी आप बोलिए, सॉरी क्षमा कीजिएगा, बोलिए। हम भी एक और प्रॉफिट को बिलीव करते हैं, तो वो कंडीशन हो जाती है कि हम उनसे फर्क क्यों है। अलबत्ता दिस इज वेयर द आप प्रॉब्लम मुसलमान इज। हो ही नहीं सकते विदाउट बिलीविंग इन जीसस, आप मुसलमान हो ही नहीं सकते विदाउट बिलीविंग इन मोसेस। आपको नबियों पे सब पे एतबार तो करना है। सो जितने भी प्रॉफिट्स आपके आए हैं उसके अंदर आपको मानना पड़ेगा कि ईसा भी नबी थे, मूसा भी नबी थे, इब्राहिम भी नबी थे, एंड ऑफ कोर्स देन मोहम्मद। बट आपकी बात सही तो है, अगर नबी गॉड थे तो सबका फिर एक ये है तो लोग फिर जो हैं, अब्राहमिक गॉड्स में सारे क्यों नहीं आते हैं? ठीक है, अगर ये नबी थे, अगर ये लोग इनके लोग हैं, तो फिर उनको आप, अब ये भाई जैसे मैं कहूँ कि मैं मुसलमान तो हूं पर क्रिश्चियन नहीं हूं, मगर उनके जो नबी है उनको मैं मानता हूं। जी जिन्होंने क्रिश्चियनिटी बनाई उनको तो मैं मानता हूं, बट उनके फॉलोअर्स को नहीं मानता मैं। समय को बिल्कुल समझ रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि भाई दिस साउंड्स लाइक अ और लॉजिकल फैलेसी। मुसलमान को तो और बोलना चाहिए कि मैं ही क्रिश्चियन हूं, मैं ही यहूदी हूं, बिकॉज मैं ही इस्लाम हूं। जी जी सर, आपको बता रहा हूँ आजकल कुछ ऐसे मुसलमानों से मिला जो इस बात को आगे ले गए और कह रहे हैं कि हम ही सनातनी धर्म है क्योंकि हम ही ने सच पकड़ा है। आपको मैंने बताया था इस बारे में कि वो तो इतने वो एब्यूसिव हो आर्गुमेंट चुके उनका हैं। गड़बड़ है, वो आर्गुमेंट कुछ और, वो तो बहुत देर से कह रहे, वो तो कहे सारी दुनिया ही इस्लाम है, उनके आर्गुमेंट का पट बिल्कुल। बन गया है। लेकिन वो जब ये कह रहे, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ। इस्लाम और मुसलमान में तो अंतर है ना। मैं वो उम्मत बनना चाहते हैं, एंड दैट्स वेयर ही कंफ्यूजेस। इसीलिए वो अपने आप को कभी अरबी कहता है, कभी तुर्की कहता है। वो अपनी लोकल चीज से नफरत करता है, क्योंकि वो जिससे अपने आप, अगर वो गॉड ने बनाया तो गॉड ने तो सब बनाया, मगर वो उसको ओन ही नहीं करना चाहता। क्या हिंदुओं को गॉड ने नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। तो अगर गॉड ने हिंदुओं को बनाया तो उनकी कल्चर, उनका लाइफस्टाइल, वो तुम्हारा कैसे नहीं हुआ? गॉड, तुम गॉड के उम्मती नहीं बनना चाहते। ये सब, दैट्स अ बेसिक प्रॉब्लम। अगर तुम गॉड के उम्मती बन जाओ तो तुम सबके उम्मती बन जाओगे। तुम कहोगे मैं ही क्रिश्चियन हूं, मैं ही हिंदू हूं, मैं ही सिख हूं, मैं ही जैन हूं। You're जैसे absolutely आपके right जो जी, भाई मैं इस साहब बात कह रहे थे कि हमने सच को पकड़ लिया, हम ही सनातन है, तो उनसे बोलिए कि जरा जाकर के वो भगवान श्री कृष्ण की बात माने, क्योंकि वो तो कह रहे मैं ही भगवान हूं। राइट। बाकियों ने तो प्रॉफिटहुड का क्लेम किया, श्री कृष्ण जी ने तो कह दिया मैं ही भगवान हूं। तो क्या वो श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं? और अगर नहीं वो साहब, वो कुछ ऐसे, हाँ जी, वो कुछ ऐसे आंसर देंगे कि भाई वो किताबें करप्ट हो गई हैं और पहले ये था और अब ये हो गया, वो किताब अपनी कैसे तरफ से वो करप्ट कहानी हुई? बना के देंगे। लोग करप्ट हो सकते, किताब कैसे करप्ट हो जाएगी? भाई मुझे नहीं पता ये बात। लोग करप्ट हो सकते हैं, किताब कैसे करप्ट हो जाएगी? ये तो आर्गुमेंट ही बहुत अजीब है कि भाई हमने ओरल ट्रेडिशन से प्रिजर्व किया। सो तो वेद में भी यही हजारों साल पहले ओरल ही चला, बाद में लिखा गया वो 4,500 5,000 साल पहले। साहब ये बात तो है, अब हजारों साल पुरानी किताबें जिनको हम कंफर्म करना चाहते हैं कि इसका ओरिजिनल सोर्स क्या था और क्या टेक्स्ट था, आजकल 5 साल पुरानी फाइल नहीं मिलती बंदे को कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स और डॉक्यूमेंट्स हुए, उनसे हम आज के लिए रूल्स बनाएंगे। ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट रिलीजन, मेरे ख्याल में इसकी एक इंपॉर्टेंट जगह है हमारे दिलों में, बट टू ट्राई एंड अप्लाई इट इनटू interpersonal relationships or to try and apply it to national relationships, it really doesn't make sense. In fact, अभी जो हम बात कर रहे थे इजराइल और ईरान और पाकिस्तान की, पाकिस्तान में बहुत से ऐसी आवाजें हैं जो कि कह रही हैं कि भी हमारा क्योंकि मुस्लिम भाई मुल्क है इसलिए हमें उसको डिफेंड कर लेके जाना चाहिए सब कुछ के साथ, जो कि मेरी नजर में बड़ा डेंजरस मूव होगा अगर पाकिस्तान इस किस्म की हरकतें शुरू कर दें। नहीं तो आप देखे ना, पाकिस्तान का मुसलमान अजीब, वो अजीब गरीब है वो। अब मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे हैं कि खमनई जी जो हैं वो तो डिक्टेटर हिटलर है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन आज आज अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया तो हम भी बना लेंगे। आज का स्टेटमेंट ईरान का आया है, आपने आज का स्टेटमेंट किया कि अगर कोई अरबी कंट्री ने हमारे द्वारा भेजे गए मिसाइल को बीच में मारा तो हम उनके साथ भी लड़ाई लड़ेंगे, जो रशिया कह रहा है यूरोप के अगेंस्ट में। तो ईरान के ऊपर फेंकी जाने वाली मिसाइलों, इजराइल के ऊपर फेंकी जाने वाली मिसाइलों को सिर्फ इजराइल नहीं रोक रहा, अरबी रोक रहे हैं। Of course, I'm sure support दे रहे होंगे अरबी मुल्क भी उनको। तो अगर आप ईरान के साथ खड़े हो तो आप अपने आप अरबों के अगेंस्ट में हो गए। देखिए जी, वो तो ईरान की जो लड़ाई जो है इजराइल के साथ, इट्स अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट आई वुड नॉट वांट पाकिस्तान टू बी ड्रैग्ड इनटू। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करे, और अगर इन्वॉल्व करता भी है तो सिर्फ डिप्लोमेटिकली ह्यूमैनिटेरियन एड सपोर्ट के लिए इन्वॉल्व करे।
active boots on the ground या active support अगर पाकिस्तान की तरफ से गई, that will be very dangerous to Pakistan because Israel की reach काफी ज्यादा है और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। इसराइल तो अनाउंस भी किया हुआ है कि ईरान के बाद अगला टारगेट हमारा पाकिस्तान है। नहीं नहीं, इसराइल ने ऐसा कोई वो नहीं करेंगे ऐसी बात। देखिए पाकिस्तान वुड नेवर बी अ फोर्स लाइक ईरान एंड अदर थिंग। पाकिस्तान की आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ हिंदू नफरत, और बाकी वो इस्लाम के प्यार में रहेंगे। वो अरबों को भी प्यार करेंगे और ईरानियों को भी प्यार करेंगे और तुर्कों को भी प्यार करेंगे। ये तीनों आपस में नफरत करते हैं एक दूसरे से, राइट, ठीक है ना। ईरान इराक लड़ाई क्यों हुआ? अब पाकिस्तानी से ये पूछना चाहिए, तुम इराक के साथ थे, तुम ईरान के साथ थे? साहब पाकिस्तान में तो इराक लड़ाई की समझ ही नहीं है कि यार 8 साल दो लोग लड़ते रहे और हम इस बात से परेशान थे पाकिस्तान में कि दो तो शिया हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? लाइक शिया सुन्नी फसाद भी नहीं है, दोनों ही शिया हैं, लड़ रहे। क्योंकि सर द वॉर वाज अबाउट टेरिटरी, द वॉर वाज अबाउट पॉलिटिकल गेन्स, एंड ये वॉर भी इजराइल और ईरान की वॉर इज अबाउट रीजनल हेजेमनी, की रीजन में पावर किसके पास हो। एग्जैक्टली, अगर आप ईरान को सिक्योरिटी दे दें, इस्लामिक पावर किसके पास रहेगी। अब जैसे आप बोले भाई, कल खमनेई साहब का जो वो आया ट्वीट, उसमें उन्होंने वो दिखाया कि भाई वो अली जी खड़े हैं किसी गेट के सामने और जुल्फिकार तलवार उनकी साथ में है, तो आपने रिलीजियस इन्वोक कर दिया जी। अब तक अब आप ये कह रहे हो कि हम यहूदियों को हराते रहेंगे, तो यानी कि आप ये बात कह रहे हो कि जो रिलीजन है उसमें है यहूदियों से लड़ना, आपको जरूरत नहीं थी इसकी, इस काम करने की जरूरत नहीं थी। मगर साहब इस किस्म की रिलीजियस इन्वोकेशन तो इजराइल भी करता रहता है। उन्होंने अपने मिसाइल्स का नाम रखा हुआ है डेविड स्लिंग, और यहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हैं। यही कंफ्यूजन है। यहूदियों का रिलीजन और उनका नेशन एक है। इंटरेस्टिंग, सही। डेविड उनका वो अगर रिलीजन वो छोड़ दे, रिलीजन को मैं नहीं मानता भगवान को, लेकिन कृष्ण ही मेरे बच्चों का नाम कृष्ण राम श्याम यही पड़ेगा, क्योंकि यही मेरा समाज है, यही मेरी रिलीजन है। जब वो डेविड कह रहा है तो मिक्स करना, वो जब डेविड वो आइंस्टाइन की तरह वो कोई डेविड कह रहा हो, क्योंकि जूस एक नेशन है, इस्लाम नेशन नहीं है। तो वो जो डेविड रख रहा है नाम, वो नहीं मानता होगा अपने अल्लाह को, अपने गॉड को, लेकिन वो फिर भी डेविड नाम रखेगा क्योंकि वो यहूद, वो उस क्लैन का पार्ट है। यही हम भी बार बार समझाते हैं, हिंदू होना भी यही है, तुम मुसलमान भी हो जाओ इसी क्लैन का पार्ट बनोगे। तो इसलिए कंपैरिजन ठीक नहीं है। ईरानियों रिलीजियस नेशनलिज्म को इटसेल्फ जो है, शायद इस वक्त ये एक काउंटर पॉइंट बनना हो कि रिलीजियस नेशनलिज्म इज नॉट अ गुड वे टू गो फॉर एनी नेशन, बिकॉज़ वो फिर प्लूरलिस्टिक खत्म हो जाता है आइडिया। मैं आपसे ज्यादा बोलो, मैं क्षमा चाहूंगा, बट नेशन को समझना बहुत आवश्यक है भाई। आप भी नेशन की लड़ाई कर रहे हो, टू नेशन थ्योरी। एक मुसलमान हमेशा नेशन को गाली देता है, लेकिन वो टू नेशन थ्योरी के आधार पर बना है। उम्मत का ट्रांसलेशन क्या होगा? नेशन होगा ना, इस्लामिक नेशन होगा ना। ठीक, सही। उम्मा तो उम्मा तो बढ़िया है, लेकिन तमिल होना, बंगाली होना ये बुरा है, जर्मन फ्रेंच होना बुरा है। अगर उम्मा की डेथ होती तो सबसे पहले इस्लाम आने के बाद अरबी उम्मा की डेथ हो जाती है। अरब वुड हैव बीन गॉन। मैंने तो आपके स्कॉलर्स को सुना है वो अपने जो प्रॉफिट के नाम के साथ अरबी भी लगाते हैं, बकायदा बार-बार लगाते हैं अरबी। लगाते हैं मोहम्मद अरबी, बिल्कुल आपने सही सल्लम, बिल्कुल। क्यों लगाते हैं फिर वो अरबी? अगर आप नेशन के अगेंस्ट में हो तो फिर अरबी लगाना उनकी उम्मत के आने के बाद, क्योंकि जाहिल तो अरबी थे। सही कहा जी आपने, सही। सो पॉइंट ये है कि ये बेवकूफ यूरोप में नेशंस के खिलाफ, नेशनलिज्म के खिलाफ स्कॉलर्स लड़े, क्योंकि यूरोपियन नेशनलिज्म टॉक्सिक था। यूरोपियन नेशनलिज्म डोमिनेटिंग था कि फ्रेंच अच्छा और जर्मन बुरे। आप डाइसी की किताब पढ़ लीजिए, हमारा लॉ बढ़िया उनका लॉ बुरा, ये उनकी आज तक टेंडेंसी है। क्या सारे नेशनलिज्म टॉक्सिक है? हमारा नेशनलिज्म तो सबको इंक्लूड करने का। नेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटीज, कॉमनैलिटी दैट बाइंड्स पीपल सो दैट दे कैन लिव टुगेदर, यही है नेशन। क्या हर नेशन इप्सो फैक्टो मैलिशियस है? क्या हर नेशन हर नेशन मैलिशियस नहीं है। लैंग्वेज के ऊपर नेशनलिज्म होता है, रीजन के ऊपर नेशनलिज्म होता है, रिलीजन के ऊपर नेशनलिज्म होता है,
एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, as long as उसका आउटकम जो है वो ऐसा हो जो कि लोगों के लिए प्रोग्रेसिव आउटकम हो, प्लूरलिस्टिक अप्रोच हो, सबको साथ लेके चले। अगर कोई ऐसा अप्रोच है जो कि एक्सक्लूड करता है, तो उसके बारे में तो पाकिस्तान में बात उठाते हैं कि यार अगर आपका ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि माइनॉरिटीज के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, इट शुड नॉट बी देयर, उन लॉज को बदलना पड़ेगा। नेशन का मतलब ही है सब साथ चले। नहीं देखिए, मैं भाई कह रहा हूँ बहुत सारी कंफ्यूज इतनी चीजें हो गई हैं कि लोग, यूरोपियन नेशनलिज्म टॉक्सिक था, उसने वॉर फैलाया, कोई शक नहीं। राइट, यूरोपियन नेशनलिज्म एथनिसिटी का है, ठीक। इस्लामिक नेशनलिज्म एथनिसिटी को मानता ही नहीं है। मगर वो सब नेशनलिज्म, मुसलमान एक नेशन है। वो नेशनलिटी मान रहा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या की। दोनों नेशन क्रिएट कर रहे हैं कि हम इस्लाम के नाम पे साथ रह सकते हैं, हमारी शिनाख्त इस्लाम है, हमारी पहचान इस्लाम है, यही है नेशन उनका। उम्मा एट द बेस्ट भाई, जैसे हमारे यहाँ पाइए ना, अभी ये जो आपने इंडिया में देख रहे होंगे, एक सोनम मर्डर केस चल रहा है यहाँ पे जी। अगर आई डोंट नो वेदर यू फॉलो इंडियन न्यूज और नॉट, तो मेरे ये कहने का मतलब है उस्मान भाई कि जो आपने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर गौर और फिक्र कीजिएगा, इस पर सोचिएगा कि खामनेई ने अली जी को और उनकी तलवार को और खैबर के एक युद्ध को कोट किया, और हम सब समझ रहे ये रिलीजियस है, क्योंकि खामनेई बाय डिफॉल्ट तो पारसी है, अवेस्ता को मानने वाले हैं। ठीक जी, मगर रिलीजियस फिगर है जी, और लीडर उनका रिलीजियस, मगर उन्होंने अपने रिलीजन को कोट किया कि यहूदियों की लड़ाई, बिकॉज की बैटल ऑफ खैबर तो हिंदुओं के अगेंस्ट तो नहीं था ना। बैटल ऑफ खैबर, यस, खैबर के जूस के अगेंस्ट था, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब उन्होंने उसको रिलीजियस रंग दे दिया। बिल्कुल दिया। आप एक बात बिल्कुल सही थी कि भाई उन्होंने भी उसको डेविड का रंग दिया, मगर दिक्कत यह है कि यहूदियों का रिलीजन, नेशन और उनका सब कुछ सेम है। आप उनके में से रिलीजन निकाल भी लीजिएगा तब भी वो अपने बच्चों का नाम डेविड रखेंगे, तब भी उनकी हिस्ट्री वही रहेगी। पाकिस्तान में से इस्लाम निकाल लीजिएगा तो उनकी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, वेद से जुड़ जाएगी। इसलिए पाकिस्तान को सिंक्रोनाइज करना है वेद, और ये बार बार कीजिए हम ही सही है, हम ही सही है, नहीं है, ये तरीका गलत है कि हम ही ने सच पा लिया, क्योंकि फिर आपको हम जैसे स्कॉलर्स का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, सिवाय मेरे गर्दन काटने के और कोई ऑप्शन आपके पास बचेगा नहीं, बिकॉज यू आर नॉट आर्गुमेंटेटिवली स्ट्रॉन्ग ओनली बाय सुनने। मैं आपकी बात थर्ड पार्टी की बात करूं, मैं आपकी बात समझ गया जी जी, बिल्कुल, यू एंड आई फ्रेंड्स। मैं मुझे आपकी गर्दन काटने का भी सोच भी नहीं सकता जी, मुझे उससे पहले अपनी गर्दन की ढाली पड़ जाएगी यहाँ पे। मैं आपकी बात मसला ये है कि हमारा पाकिस्तान का जो डीएनए है ना जी, जो कि इंडिया से भी आया, जो हमारा डीएनए वो सिंक्रेटिक ही है। हमारे अंदर पर्शियंस भी हैं, हमारे अंदर पंजाबी भी हैं, सिंधी, बलोची, अफगान, टर्क, अरब। जिस तरह इंडिया में वी बीन एट द क्रॉस रोड्स ऑफ सिविलाइजेशन, हजारों साल से ये डीएनए मिक्स होता आ रहा है, और क्योंकि हमारे जीन्स डाइवर्स है, हमारा कल्चर भी डाइवर्स है। अभी आपने बात की इस्लाम की, ठीक है, निकाह इज इस्लामिक थिंग, मगर बारात आना, वली जो हमारा जो पूरा काम है वो तो सारा हिंदू कल्चर से आया है, हिंदू रिलीजन से आया है। बारात मुसलमानों में गई थी। हमको डीएनए पे आ जाने की आवश्यकता नहीं है। रोमा करके लोग थे 1500 साल पहले भारत में निकले, आज भी उनको पता है हम भारतीय। यहूदी यहाँ 2500 साल पहले आए थे, 2500 साल पहले आए। जब प्रोसिक्यूशन हुआ पहला, उनका 3-4 बार वो हुआ है, आपको पता ही है, उनका जो एक्सोडस है, तो वो एक्सोडस में जब एक बार रोमन्स ने तोड़ा, एक बार उन्होंने तोड़ा, तो वो इंडिया आए 2500 साल पहले। वो 2500 साल से वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम यहूदी, हम यहाँ के लोकल नहीं है, लेकिन वो इंडियन बन गए, बात अलग है। मैं आपको एक लड़की का सुनाता हूँ, वो लड़की जो है वो जूस है, वो बड़ा अच्छा बोलती है कि आई एम एन इंडियन जूस। ये इंडिया की खास बात है। आपको ये लीजिए, सुनिए इसको। Israeli community, popularly known as the Jews of Qomkan. But of course, there are Jews of Cochin and the Menashes. And you see, as Indian Jews, just like Indians, we are everywhere. We of course follow Judaism, but along with that, we also have adapted to Hindu traditions, thus proving that the Jews were always open to cross cultures and adapted very well in new environments.
And now in Israel, they're famously known as the Hind Jews, the Indian Jews. बिल्कुल सर, सिर्फ इसरा मिज़राही भी हैं, अश्केनाजी भी हैं, देयर ट्राइब्स अपॉन ट्राइब्स जो कि अफ्रीका में क्लेम करते हैं जुडाइक ट्रेडिशंस और जुडाइक लिनिएज. आई डोंट डाउट दैट जी, बिल्कुल इंडिया हैज बीन वेरी इंक्लूसिव टू ऑल रिलीजन्स. मुस्लिम्स भी इंडिया में आए थे और ताकि इंडियन जो पॉपुलेशन है, ये जो डीएनए की बात, इट्स अ मिक्सचर, सब आके रह गए. बिल्कुल जी. तो देखिए वो ह्यूमैनिटी के क्रॉस रोड में आप रोमन लॉ पढ़ेंगे, उसमें होता है एक जस्ट जेंटियम, जस्ट सिविल. जब समाज आप बना देते हैं, सोशल ऑर्डर आप बना देते हैं, तो आपको ये पता चलता है कौन बाहर वाला आ रहा है, कौन अंदर वाला आ रहा है, क्योंकि आपको लॉज अलग अलग अप्लाई करने पड़ते हैं दोनों के लिए. ठीक. भारत में ये ज्ञान कम से कम दसों हजार साल से, शुरू में ऐसा नहीं कि हम बन गए, लेकिन सोशल ऑर्डर जब आप बन जाते हैं, आपकी जैसे पाकिस्तान बन गया, अब आप पाकिस्तान की टेरिटरी को अगर इंडिया चाहे कि हम जो है इन्वॉलेट कर दे, अब नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का पार्ट था, लेकिन अब पाकिस्तान एक एंटिटी बन चुका है. उसी तरीके से क्वेश्चन ये है, आप ये कह रहे हो कि टेरिटरीज इनवॉयलेबल हैं, ठीक है जी, इंटरनेशनल टेरिटरीज इनवॉयलेबल है, सारी दुनिया चीख चीख के कह रही है, बॉर्डर्स को सपोर्ट करें, ठीक है जी. आर्टिकल 2 यूएन चार्टर का कहता है कि फोर्स के थ्रू इस इनवॉयलेबिलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है. और एन नंबर ऑफ डिसीजन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है, आर्टिकल 2 क्लॉज 4 जो है जस्ट कोजेंस है. क्या है ये? जस्ट कोजेंस. या अगर आप रोमन लॉ में प्रोनाउंस करेंगे तो यूज कोजेंस कहते हैं उसको, जे को वाई पढ़ते वो यूज कोजेंस है. एंड व्हाट इज यूज कोजेंस? यूज कोजेंस है परमिटरी नॉर्म जो हजारों साल में डेवलप हुआ है. तो इनवॉयलेबिलिटी ऑफ टेरिटरी कस्टमरी लॉ से भी पुराना है. बिल्कुल तो ठीक है जी. ट्रीटीज एस्टैब्लिश ट्रीटीज जी कि मेरा मुल्क मेरी मर्जी, जहां पे मुल्क की बाउंड्री एस्टैब्लिश होगी वो मुल्क दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे. ट्रीटी जब बनाने की क्षमता नहीं थी, कस्टमरी लॉ उसके भी पहले को कहते हैं. बिल्कुल ठीक जी, आपकी बिल्कुल सही है सर. जिस राजा की जहां तक जमीन है वो राजा की जमीन है, ये तो रूल्स बने हुए थे हमारे पास. तो हाँ, यस के रूल्स जी. तो पॉइंट ये है कि भारत वॉज, भाई क्वेश्चन है कि कभी तो ये रूल बना होगा, चलिए हमेशा से तो नहीं रहा होगा, लेकिन ये रूल की शुरुआत कब हुई? और भारत बार बार कह रहा था, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, लोगों का ये अंदाज होना कि ये हमारी टेरिटरी है, जैसे पाकिस्तान को ये कहना कि ये हमारी टेरिटरी है. अब उसके अंदर जी वो फेडरलिज्म हो, यूनियन का यूनिटरी गवर्नमेंट हो या पंचायती सिस्टम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोनार्की हो, जो मर्जी हो. ठीक. पॉइंट ये है कि क्या इसको जानने वाले सिर्फ यूरोपियन नेशन स्टेट लाए? भारत ने इसकी शुरुआत कर दी थी. और मैं आपको विष्णु पुराण पढ़ाऊं, मैं कहता हूं जाके पढ़िए, आप ही के पुरखों ने लिखा है. साहब मैं इस बात को पढ़ चुका हूं. इस जो सिविलाइजेशन है इसकी जन्म भूमि इंडिया में हुई थी. सिविलाइजेशन का स्टार्ट इंडिया में था. इंडस वैली सिविलाइजेशन में किंग्स थे, प्रीस्ट थे, एक आर्किटेक्चर था, एक पूरा सिस्टम था जिसे सिविलाइजेशन कहते हैं. आप यूरोप इज नॉट द बर्थप्लेस ऑफ सिविलाइजेशन, इट्स इंडिया. इट्स इंडिया. या अगर आपको पुराने रिकॉर्ड देखें, अफ्रीका, टर्की, कहीं और हुआ है. ये जो सिविलाइजेशन की अर्ली स्टार्ट्स है वो ऑफ कोर्स हमें इंडिया, बाबिलोन, वहां मिलते हैं. इंडिया का तो ये समझ लीजिए कि जो आपकी किताब है उस यहूदियों, मतलब बाइबल में आप ही की है ना भाई. बाइबल को रिजेक्ट तो नहीं किया गया है, कुरान में भी नहीं रिजेक्ट किया, ना ही जीसस क्राइस्ट ने रिजेक्ट किया. ओल्ड टेस्टामेंट चारों किताबों पे ईमान है जी. बिल्कुल जी, चारों किताबों में उसमें भारत का नाम है. बुक ऑफ ईस्टर पढ़ लीजिए. तो भारत इतना पुराना है, जिसको आप पुराना मानते हो उससे भी पुराना भारत है भाई. कोई शक नहीं इसमें जी. आई मीन अगर आप आईबीसी की बात करें तो अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स कहते हैं जी कि पता नहीं शायद 10,000, 11,000, 6,000, कोई फिगर है ही नहीं. फोन नंबर बन जाता है ना जी कि 4,000 साल पुरानी बात है या 5,000 साल पुरानी बात है, पर तो फोन नंबर है. उसके बाद बेशक 50,000 को बंदा था ही नहीं, ना कोई रिकॉर्ड था उसका. ऑल वी हैव सम एस्टिमेट्स कि भाई तब से तब तक हुआ होगा या अब से अब तक हुआ होगा, which leads me to believe कि इंडिया की जो civilization है that is of course thousands of years old. जी, तो मेरा मतलब सिविलाइजेशन से नहीं था, मेरा मतलब ये था कि हमने अपनी टेरिटरीज को बहुत पहले ही डिटरमाइन कर लिया था. हम उसका पॉइंट यार, अब तो आप हमारी टेरिटरी नहीं मानना चाहते हो. तो
पॉइंट मेरे ये कहने का था उस्मान भाई, शायद हम लोग भटक गए और 40 मिनट का वीडियो हो गया है। सर वो अच्छी बात है, कॉन्वर्सेशन निकलती है, दिस इज हाउ कॉन्वर्सेशन फ्लोज। अगर मुझे ये पता है कि दो इंटेलिजेंट आदमी आपस में लड़ नहीं सकते, क्योंकि एक बंदा सही बात करेगा, अगला बंदा हाँ जी आपने सही कहा, एक बंदा गलत बात करेगा, अगला बंदा उसको कन्विंस कर लेगा। कॉन्वर्सेशन हैज टू फ्लो जी। वो आई रियली लाइक इट दैट वी कैन टॉक अबाउट मल्टीपल थिंग्स विदाउट वरीइंग कि हम किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपने एक पॉइंट मेरे से पूछा था जी कि पाकिस्तान एवर बी ट्रस्टेड। यस, ये क्वेश्चन बताइए और इसका जवाब बहुत जरूरी है। सर देखिए, पाकिस्तान इन माय व्यू हैज टू बी ट्रस्टेड व्हेन कन्वर्सेशंस नीड टू हैपन। जहां पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी वहां पे पाकिस्तान को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अनडाउटेडली पाकिस्तान ने बहुत सी ऐसी हरकतें की हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट खत्म होता है। अमेरिका से ट्रस्ट के अंदर पाकिस्तान ने खासा विश्वासघात किया था। जो इश्यूज हुए थे पाकिस्तान को, ये आपकी जो वॉर हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, कि अलकायदा का नंबर 3 बंदा हमने 4 बार पकड़ लिया, नंबर 1 बंदा एक बार भी नहीं पकड़ा। इस किस्म की चीजों के आप मेरी बात समझ रहे हैं जी। पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया भी जाता है, नहीं भी किया जाता। और इंटरनेशनली वो जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि आप अपने बैकयार्ड में सांप पाल के ये एक्सपेक्ट ना करें आपको डसेंगे नहीं। पाकिस्तान बहुत बार डसा किया है। इस वक्त 100,000 सिविलियंस, सोल्जर्स, इंटेलेक्चुअल्स, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टेररिज्म के हाथों मारे जा चुके हैं और ये 10 साल से होता जा रहा है। पाकिस्तान इज चेंजिंग, दे हैव टू चेंज, बिकॉज नहीं करेंगे तो यहाँ तो पाकिस्तान में बिकम स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, में डिक्लेयर टेररिस्ट कंट्री बन जाएगी, जिसके बाद मेरे जैसे लोग भी पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, उनका कोई गुजारा नहीं हो सकेगा। इट विल टर्न इनटू अफगानिस्तान। ये मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को ट्रस्ट करने के लिए पाकिस्तान को कुछ क्लियर रेड लाइंस देनी पड़ेंगी। इंडिया को बताना पड़ेगा अगर आपने ये किया तो उसके बाद दोबारा वॉर हो जाएगी, अगर आपने ये किया तो दोबारा वॉर हो जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पाकिस्तान एंड इंडिया नीड पीस मोर देन विक्ट्री। विक्ट्री हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, मगर फायदा उस विक्ट्री का कोई नहीं है। दोनों तरफ इंसान मरे, किसी इंसान के मरने पे मैं खुशी नहीं हो सकती। जो मैं इंडिया से देख रहा था, गाजा में बच्चे मर रहे हैं और हमारे इंडियन फ्रेंड्स जो उस पर वो लाइक कर रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा हुआ। दिल को दुखती है बात। किसी इंसान के मरने में मैं खुश कैसे हो सकता हूँ, चाहे वो मेरा दुश्मन ही हो, चाहे किसी इंसान ने मेरे बाप का कत्ल किया हो, मैं उसके मरने पे खुश नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा उसको सजा मिले, जो जेल जाना है, जो उसकी रिहेबिलिटेशन होनी है वो हो। किसी की मौत देखे मैं खुश नहीं होता। सो इस किस्म की बातें रोकने के लिए पाकिस्तान और इंडिया विल हैव टू रीबिल्ड ट्रस्ट। दोबारा कोई छोटी बात, कोई आलू की ट्रेड, कोई टमाटर की ट्रेड, वहां से बात शुरू करें। कोई पानी का मसला सॉल्व करें कि पाकिस्तान से बात की जाए, यार तुम इस 80 बिलियन मेट्रिक फुट जो है पानी फेंक देते हो, जरा नेगोशिएट कर लो, थोड़ा सा इंडिया को दे दो, डिस्कशन करते हैं इस बारे में। Those things need to happen, and for that Pakistan has to be trusted. अगर कोई ट्रस्ट ब्रेक होता है या कोई ट्रीटी ब्रेक होती है या पाकिस्तान अपनी बात से हटता है या कोई ऐसा काम होता है जो इंडिया ने कहा हुआ कि भाई अब से रेड लाइन है, देन पनिशमेंट की बात भी आती है, देन रिटेलिएशन की बात भी आती है। बट हमें एक दूसरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड पाकिस्तान के लिए इंडिया नीड्स टू बी ट्रस्टेड। आई मीन हाउ डू वी नो कि इंडिया में, असम में कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट, उधर नागालैंड में कुछ नहीं होता और दोबारा अटैक हो जाए पाकिस्तान पे। Those things again need to be established. I'm actually thankful to Donald Trump. अगर उसने कुछ आगे स्टेप इन किया और दोनों मुल्कों को रुकवाया है, बड़ी खतरनाक हद तक बात पहुंच गई थी, न्यूक्लियर वेपन्स पे बातें हो रही थी, आवाजें ऐसी आ रही थी कि भाई वो जेट्स को टाकी वाकी मारने के भी अब इनको उड़ाना है हमने। Let's not go there. जी, trust has to be developed. It has to be established. And मैं ये कहूंगा इंडिया के लिए कि इंडिया needs to give पाकिस्तान some very clear indicators कि भाई ये आपकी रेड लाइंस है, ये काम दोबारा नहीं होने चाहिए। देखिए ये तो बार बार कर दिया ना भाई। पहले वाजपेयी साहब गए, फिर मोदी साहब गए, ठीक। तो मेरे ख्याल से ना ये इतना सादा है नहीं जितना आप उसको बता रहे हैं। या जो इतना सादा बिल्कुल नहीं, इसी मैं तो उसको बहुत सिंपलीफाई कर रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारी बातें होनी है। शायद शहबाज शरीफ को इंडिया जाना पड़े, शायद मोदी साहब को दोबारा लाहौर आना पड़े। मुझे नहीं लगता कि ये शहबाज शरीफ या आसिफ मुनीर या इनका प्रॉब्लम है। ओके, समाज के आपको जड़ों से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर आपके समाज में से आ रहे निकल। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर में एवरीवन न्यू, क्योंकि इंडिया ने सीधा अटैक नहीं किया, पहले पूरी की पूरी उन्होंने जांच पड़ताल की। अब ये कहना कि बांग्लादेश को हमने क्यों नहीं मारा, वो भी पाकिस्तान था।
अगर हमें लड़ाई का शौक होता और मुसलमानों से नफरत होती तो हम अफगानिस्तान की हेल्प क्यों करते? तुर्की इतना कुछ होने के बाद भी एंटी इंडिया ही रहा। जब उनकी यहाँ जरूरत पड़ी थी भूकंप में, सबसे पहले हम पहुंच गए थे। तो पाकिस्तान नीड्स टू, ये कि आप अगर एक इवेंट के बदले दूसरा इवेंट करना दोगे कि जी आप क्या, देखिए सेशनिस्ट मूवमेंट हो रहा है, वो आपकी गलती है, वहां पे भी आप सबको हम पे नहीं ला सकते। भाई अमेरिका 10 जगह वॉर में इन्वॉल्व है, लेकिन उसका वॉर विद ओसामा बिन लादेन और अफगानिस्तान, उसका नेचर जो वो निकारागुआ में कर रहा है उससे अलग है। I agree. मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता, but there are people who beat war drums in India as well. I mean, अगर आप इंडियन मीडिया को देखें, हम कल भी बात कर रहे थे, उन्होंने खासी वॉर मॉन्गरिंग की थी और खासा कहा था कि भी मिलिया मेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लॉन्च व्हाई इज द इंडियन आर्मी डूइंग समथिंग, और जो कि खासा प्रेशराइजिंग लगा था, बिकॉज हम पाकिस्तान में बैठे वो इंडियन तो मीडिया देख कतई परेशान हो गलत रहे है थे। ना। आप मीडिया को, अगर मीडिया की क्रेडिबिलिटी होती, प्रधानमंत्री मोदी आज तक प्रधानमंत्री नहीं बनते। मीडिया ने तो मॉस मर्डरर, मुसलमानों का कातिल और पता नहीं क्या क्या उनको ब्रांड कर दिया था। लोग समझ रहे थे क्या हो रहा है। लोगों ने यहाँ के अपोजिशन ने मीडिया को क्रिटिसाइज किया। लोग निकले कि ये क्या बकवास कर रहे हो, उस तरीके की अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट था। तो ये मीडिया को कह देना ये भाई, लेकिन आप गवर्नमेंट ने क्या किया? पहला दिन ऑपरेशन सिंदूर का अटैक हुआ, 9 टारगेट्स वर अटैक्ड, और गवर्नमेंट ने निकाला कि भाई हम एस्केलेशन नहीं चाहते, पाकिस्तान की आर्मी को हमने अटैक नहीं किया है, हमने सिर्फ जो है टेररिस्ट उसको अटैक किया है। पाकिस्तान की जिद ये है कि आप उन टेररिस्ट अटैक को कैसे अटैक करो, आपने हमारे सिविलियंस को अटैक किया है। अगर आपका सिविलियन हाफिज सईद है तो हमारे लिए मुश्किल है भाई। I agree. हाफिज सईद should not be given instability. इंडिया के पर्सपेक्टिव में हाफिज सईद इज अ वॉर इस बात को एस्केलेट किया, मुझे ये बात समझ ही नहीं आई। साहब मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इंडिया के पर्सपेक्टिव में हाफिज सईद इज अ वॉर क्रिमिनल, और वो भी एक इलीगल वॉर का क्रिमिनल। तो ऑफ कोर्स इंडिया के तो हर इंडिया के पास हर हक है कि वो जिस तरह चाहे उसको प्रोसिक्यूट करे। टेररिस्ट और वॉर क्रिमिनल में अंतर होता है। वॉर क्रिमिनल फिर भी एक वॉर के अंदर पाया जाता है। वॉर क्राइम इज अ वेरी इट्स नॉट दैट बैड अ वर्ड, बट टेररिज्म इज। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यूएन डेजिग्नेटेड है, 26/11 हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, खुलेआम धमकी देता है। आपको मीडिया पे बुरा लग रहा है, वो खुलेआम धमकी दे रहा है, मोदी तेरा पानी बंद कर दूंगा, मुझे तुझे दिखाता हूँ क्या होता है। वो आदमी खुलेआम होकर हजारों लोगों की भीड़ में ये कह रहा है। जी साहब, मगर उनकी धमकी उससे मैं नहीं खा ली, मोदी जी को रात को नींद आराम हो गया, परेशानी है उसकी धमकी से। लाइट में कोई उससे इंसाइट हो जाए, हाँ ठीक है ना। रिस्पेक्ट जी, incitement to violence is actually illegal. दो ये तो होनी नहीं चाहिए। दो लड़कों ने कन्हैया लाल का दर्जी था, उसकी गर्दन उड़ा दी। मोदी का नफरत इतना ज्यादा मीडिया ने भर दिया था हमारे यहाँ, आपको पता ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हम देखते हैं मोदी की सपोर्टिव मीडिया नजर आता है हमें, फर्स्ट पोस्ट वगैरह, दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव मोदी जी। नहीं, मीडिया से मेरा बहुत ज्यादा भरोसा नहीं, मैं मीडिया को देखता भी नहीं था, एंटरटेनमेंट, इससे ज्यादा मैं उनको कोई वैल्यू नहीं देता। आजकल आपको सोशल मीडिया ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, आप काम की चीजें सोच सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना उस्मान भाई कि पैरेलल्स को ड्रॉ करने की जगह कि देखिए ये है तो आप क्या वो है, ये प्रॉब्लम का गढ़ है। आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी पाकिस्तान बीइंग ट्रस्टेड? कोई तरीका है कि इंडिया पाकिस्तान को ट्रस्ट कर सके? पाकिस्तान ने किया क्या कि भारत में जो इस्लामिक आक्रांता आए और उसकी जो एट्रोसिटीज हुई, उन्होंने कहा कि हम उसके इनहेरिटर हैं, और वो सही हुआ। ये रूट कॉज पे जाता है। देखिए भारत में कम्युनिस्ट का एरा चला गया, जिन्होंने ये कोशिश की कि हिंदुत्व को खत्म कर दो यहाँ से। मगर ये उसकी रूट है हिंदुत्व, तुम्हें नहीं अच्छा लगे, तुम्हें बुरा लगे, उसको तुम रिफॉर्म किया जा सकता है, मगर अब तुम अरबिया से अरबों को हटा दो, ये कैसे संभव है? अरेबिया से अरबी कहीं नहीं जा रहे, अरबिया में अरबी रहेंगे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको भगवान शिव और इसको मानने वाले ही लोग रहेंगे। उन्होंने क्या किया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भाई रामायण सीरियल को टीवी पे चलने देने से मना कर दिया था कि नहीं ये रिलीजियस है, ये तो भाई सेक्युलरिज्म का, उनका सेक्युलरिज्म अलग ही चैनल पे चला जा चुका था।
सर रामायण हमने लाहौर के अंदर देखी थी, वो दूरदर्शन से प्रोड्यूस होती थी। रामायण मना हमने कर यूएई दिया में था देखी थी। रिलीज करने के लिए, प्रेशर लगा सीरियसली जी। आई हैव नो आइडिया कैसा हुआ था, ऐसा क्यों किया उन्होंने? अयोध्या का डिस्प्यूट था, और वो देखिए, कम्युनिस्ट मोर देन मुस्लिम, कम्युनिस्ट नफरत करते हैं हिंदू से, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। बिकॉज दे वांट कि यहाँ पे रिवोल्यूशन हो, मार्क्सिज्म आए, और उस रिवोल्यूशन की उसमें एक तरीका है कास्ट सिस्टम में लड़ा दो, कास्ट सिस्टम की नई नई ऑपरेशन की थ्योरियां गढ़ो। इस्लाम का जो कॉन्क्वेस्ट है इंडिया का, ब्लडीएस्ट एवर है, ब्लडीएस्ट एवर, मगर हिंदू जिनोसाइड नाम की कोई चीज हमारी बुक्स में नहीं मिलती है। लेकिन ब्राह्मण ऑपरेसिव है, कास्ट सिस्टम ने मारा है, इससे किताबें पटी पड़ी हैं हमारे यहां। अगर आप ऑपरेशन के अगेंस्ट में हो तो आपने एक ही ऑपरेशन को क्यों जो है वो सेलेक्ट किया है? और इस्लामिक ऑपरेशंस आपने औरंगजेब को गजब का लीडर बता दिया, फाइनेस्ट रूलर हो गया वो इंडिया का। तो जो आप कर रहे, जब जैसे मैंने कहा ना, वो वही उन्होंने भी यही किया था, उनकी थ्योरी भी यही थी कि कोई चीज हो तो एक पैरेलल सिमिलर इंसिडेंट दिखा दो, बिना कॉन्टेक्स्ट, बिना उसके जो अदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर है उसको आइडेंटिफाई किए हुए। ये वही बात हुई कि रेप में भी कोई किसी का ब्रेस्ट सक कर रहा है और एक बच्चा भी अपनी माँ का ब्रेस्ट सक कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्टिवली सेम एक्ट है, मगर एक जो है वो फीडिंग बाय द नेचर है, दूसरा जो है वो ऑपरेशन ऑन द वुमेन है। आप कंपेयर नहीं कर सकते इन सारे इंसिडेंट्स को। नहीं सर, वुडंट ड्रॉ पैरेलल कंपैरिजन, उस पे हो ही नहीं सकता। वो मैं आपकी बात जो नहीं कर रहा, मैं हमारी तो लड़ाई है ही नहीं आप लोगों से। और मेरा ये प्रश्न इसलिए है कि देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि कुरानिक प्रिंसिपल है कि यू विल नॉट बी जज्ड फॉर व्हाट यू से और व्हाट यू डू, यू विल बी जज्ड फॉर व्हाट यू बिलीव्ड। Sir, I doubt if that Quranic principle is the exact judgment, Karu, because अमाल पे भी आपकी जजमेंट होनी है, आपने किया क्या? 224 या 223 या चैप्टर 2 का वर्स नंबर कुछ है, आप देखिए। मैं देख रहा हूँ, मगर अमाल इज इम्पोर्टेंट, आप क्या करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिलीव करते हैं जी कि इस्लाम इज द ट्रूथ और लोगों का कत्ल करते पड़े, मैं नहीं कहूँ उसकी माफी शाफी तलाफी होगी। तो बस दैट डिस्कसेस 2 का 155, it states that believer will be tested with something fear and hunger and something, no that's not the one that I'm looking for. खैर एनीवेज मैं आपको दिखा दूंगा, ये चैप्टर 2 में ही है, मैं पढ़ रहा था एक बार। तो मैं I'm sure वो अगेन वो इस्लाम की वो मैं ट्रांसलेशन, ये कह रहा हूं कि अगर आपके मन में इस्लाम के प्रति एक भावना है और गजवाए हिंद उसका एक प्रिंसिपल है, आपका ईमान है। नहीं सर, किसी का यहाँ पे ईमान नहीं रहा। मैंने जितने लोगों से पूछा उन लोगों, सर देखिए गज़वा हिंद मैं बता रहा हूँ सर, रूल आउट नहीं कर रहा। 9 किताबें हदीस, उसमें से एक किताब के एक चैप्टर के अंदर एक आइटम लिखा हुआ है जिसके ऊपर बड़े शक है, लाइक ज़ईफ हदीस है, नहीं मानी जाती। यहाँ पे कुछ मौलवियों ने उसको पकड़ा, उसको उछाला और कहा जी कि ये हो जाएगा, लाल टोपी वाले, ये टोपी वाले, जो इसके बारे में एक्सेप्टेड ऑथेंटिक जो आपका वो जो डिस्कोर्स है, जो वो कहता है कि यार पहली बात तो हदीस गरीब ज़ईफ वगैरह है कि बड़ी वीक हदीस है, एंड नंबर 2 कहते हैं अगर होना भी था तो हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है। जिस तरह कुस्तुनतुनिया के बारे में एक प्रेडिक्शन थी कि कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथ में आएगा, आ गया है, बहुत पहले हो गया है, अब दोबारा उसका होना। एंड फ्रैंकली यस, आपने बात सही की, गज़वा हिंद का टॉपिक ऐसा है जो कि यहाँ पे बहुत सारे मौलवी निकाल लेते हैं कि जी अभी होना है और हम जहाद करेंगे और हम इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। जेन्युइनली यहाँ पे ना हमें पढ़ाया जाता है, ना हमें उसके बारे में बताया जाता है, ना कोई हम बैठ के इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि यार गज़वा हिंद कब होगा। बट ये मैं एग्री करूंगा कि बहुत सारे मौलवीज हैं उसको यूज करते हैं एज अ थिंग कि भाई हम इंडिया पे कब्जा कर लेंगे गज़वा हिंद के थ्रू। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और जो ऐसा कर भी रहे, मेरे सामने कोई बंदा इस बारे में बात शुरू करे, मैं वहां से उठ के चला लूं कि यार पता नहीं किन हवाइयों में तो बोल रहे हैं गज़वा हिंद ऐसे नहीं होता कि तुम जाके कल इंडिया पे कब्जा कर लोगे। इंडिया पे कब्जा करना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े सूरमाओं ने कोशिश की थी इंडिया पे कब्जा, औरंगजेब से नहीं हो सका, अकबर से नहीं हो सका, सिकंदर आजम से नहीं हो सका पूरे इंडिया पे कब्जा।
अशोका से नहीं हो सका जी, उससे भी थोड़े से पार्ट्स आउट में छूट गए थे, पूरा कब्जा किसी के इंडिया पे आज तक नहीं हुआ, ना किसी से होना है। मैं नहीं मानता इस चीज को जी, दिस इज नहीं, स्टोरीज अशोका ऑफ तो देखिए इंटरनल रूल और कब्जा इज अ डिफरेंट थिंग ना। राजा का सर इंटरनल रूल भी पूरा नहीं हुआ, आई मीन थोड़े से जैसे पार्ट्स अब तब भी मैप बीजेपी के अंदर देख अगर ले, एम्पायर बंगाल में गुप्ता लड़ना एम्पायर पूरी नहीं चाहती। हो सकी जी। जी आप बोले 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 आप बोले। जो गुप्ता एम्पायर पूरा इंडिया, जो पूरा अखंड भारत है, मेरी नजर में अखंड भारत का मतलब है कि ये वही गलती कर रहे हैं बर्मा आप से जो लेकर मैप स्कॉलर अफगानिस्तान नहीं। तक। देखिए ये वही गलती कर रहे हैं, पैरामीटर ऑफ कंट्री आपने ये मान लिया है जो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसिपल है कि पॉलिटिकल साम्राज्य कहां तक चलता है उससे देश बनते हैं। ये राइट, डेफिनेशन राष्ट्र की नहीं है भारत की। अच्छा भारत डिफरेंट है। राज्य की बात नहीं करता, भारत राष्ट्र की बात करता है। I see. राष्ट्र के अंदर कई राज्य हो सकते हैं, हम्म, इसको समझना बहुत जरूरी है। भारत कल्चर राइट, से बना, पॉलिटिकल से नहीं बना हुआ है। वेद एक किताब आई और वेद को मानने वाले जहां जहां तक चलते गए भारत का निर्माण होता चला गया। ऐसा नहीं था कि एक टेरिटरी पहले थी और उसमें वेद आई। वेद डिस्क्राइब्स ह्यूमैनिटी, डजंट प्रिस्क्राइब ह्यूमैनिटी। तो हजारों साल पहले लोगों ने इस विजडम को कलेक्ट करना शुरू किया। बिकॉज मैं नहीं मानता स्पोकन वर्ड ऑफ द गॉड है, आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव विजडम ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑफ दिस एरा, दिस राइट, एरा। राइट, तो वेद क्या है? It's a history of a social order that created the description of humanity and the territoriality of India. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसकी उत्पत्ति हुई, जैसे इस्लाम पैदा अरबिया में हुआ और वो फिर फैला कहीं और तक। तो आप इंडोनेशिया को कभी भी अपना बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम नहीं बना। उसी तरीके से वेद जो है वो कोई ऐसे नहीं था कि एक टेरिटरी में उतर गया। लोग उस सोशल ऑर्डर को बनाते गए बनाते गए बनाते गए और भारत की टेरिटरी का निर्माण होता गया। इसमें युद्ध नहीं था कि हमें वेद पहले आ गया और वेद को नाफिज करने के लिए हमें सोल्जर तलवारों का उपयोग करना है, जो कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने किया। द बुक केम फर्स्ट एंड इट वाज अप्लाइड लेटर ऑन। In India, it was not the case. Ved never came first and then it was applied on the people on the basis of the talwar. यही बात वो नहीं समझ पाते हैं। वो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट को बर्थ ऑफ द स्टेट मानते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्र का निर्माण, राज्य का निर्माण होता है। और राष्ट्र का निर्माण क्या होता है? सोशल ऑर्डर। तो सोशल ऑर्डर का पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन में राजा है, रंक है, नहीं है, वो सब बनते रहेंगे। फेडरलिज्म की परिकल्पना सिर्फ भारत से अमेरिका में नहीं हुई। अमेरिका का फेडरलिज्म इतना वीक है कि उनके 50 जो स्टेट है उनकी टेरिटरी का 1 इंच तोड़ने की पावर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि भारत का पार्लियामेंट जिस स्टेट को जब चाहे तोड़ के खत्म करते हैं, उनके एग्जिस्टेंस का कोई प्रॉमिस नहीं है। जी बिल्कुल। यूपी को पिछले हाल में कोई 2000 कब किया था, यूपी को जो ब्रेक किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहार को लेकिन झारखंड न्यू में तोड़ स्टेट्स, दिया, अभी आंध्र प्रदेश को तेलंगाना में तोड़ दिया, कश्मीर को साहब तोड़ ये दिया बातें तो उसमें। जी, ये बातें तो पाकिस्तान में भी होती रहती हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान को शाटर किया था, कुछ ये भी बातें हो रही थी कि पंजाब को भी 2 पार्ट्स में, नॉर्थ एंड साउथ के अंदर करें। दोस आर ऑफ कोर्स पाकिस्तान रीजनल थिंग्स। पंजाब को तोड़ने की कोशिश कर सकता है, पर उनसे बोलिए सिंध को तोड़ के दिखा दे। उनसे बोलिए पख्तूनख्वा को तोड़ के दिखा दे। वॉर हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा। लिख के रख लीजिए आप। क्यों? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, द डिस्टिंक्शन दैट मैक्स मुलेरियन अंडरस्टैंडिंग वाज कि पहले एक बुक है, उस बुक का सोशल ऑर्डर लेने के लिए आपको एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो ऑस्टिन कहता है कि भाई स्टेट की डेफिनेशन है कि एक राजा का कमांड जितनी टेरिटरी में चलता है, जो आप कहने कब्जा करना या कमांड को क्रिएट करना, वो पॉलिटिकल सोर्स की लेजिटिमेसी। हमारे यहाँ ये नहीं था। पॉलिटिकल सोर्स की लेजिटिमेसी थी सोशल ऑर्डर का कंस्ट्रक्शन। सोशल ऑर्डर में अपने आप ही पॉलिटिकल ऑर्डर बन जाता है। सोशल ऑर्डर के अंदर पॉलिटिकल ऑर्डर होता है, पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर सोशल ऑर्डर नहीं होता। आई एग्री, आपने सही कहा। एक सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, एक सोशल ऑर्डर बनता है, सोशल ऑर्डर के अंदर पॉलिटिकल ऑर्डर आता है कि हमारा बादशाह कौन होगा, हमारा लीडर कौन होगा। या बादशाह होगा भी नहीं होगा, या कोई और सिस्टम होगा, तो वो जाने। ठीक है, तो आप एक प्रीस्टली क्लास बना सकते हैं, आप प्रीस्टली क्लास से कैसे चला। बार बार जो लोग कन्क्वेस्ट और कनकरेंस को
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट मानते हैं वो यही कंसेप्ट कर जाते हैं। भाई भारत, अशोका ने अगर तलवार उठाया भी तो भारत के निर्माण के लिए नहीं उठाया, वो किंगशिप थी, वो अपने भाइयों बहनों से ही लड़ रहा था वो, और किसी पड़ोसी से नहीं लड़ रहा था वो। तो पॉइंट क्या है कि ये जैसा बीजेपी है बंगाल में जाकर के सत्ता पाना चाहती है, तो ये भारत के अंदर ही हो रहा है ना। उस समय अगर अशोक का जमाने में हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दे तो हम तलवार लेके जाते बीजेपी वाले वहां पे कि हमारा सदन चलेगा। आज की डेट में क्या है, डेमोक्रेसी, आप जनता को जाके कह रहे हो हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो पावर बीजेपी भी बढ़ाना चाहती है, टीएमसी भी बढ़ाना चाहती है, एसपी भी बढ़ाना चाहती है, ये पॉलिटिकल फोर्स है। मगर इन सब के अंदर रहने वालों से पूछिए कि क्या तुम इन डिफरेंट पॉलिटिकल सेटअप्स में रहते हो, तुम भारतीय बनने को तैयार हो या नहीं? सब कहेंगे हम भारतीय हैं, सब कहेंगे हम भारतीय। पॉलिटिकल ऑर्डर से भारत का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्डर्स एग्जिस्ट करती हैं। इस्लाम भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, इस्लाम भारत नहीं बनाता, लेकिन मुसलमान भी कहता है आई एम एन इंडियन। बिल्कुल, मेरे इंडियन फ्रेंड्स जो मुस्लिम्स हैं, they say they're Indians first and Muslim later. वो अगर ये करें तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब आप पॉलिटिकल ऑर्डर बनाते हो, विच इज इस्लाम इज अ पॉलिटिकल ऑर्डर प्रीडोमिनेंटली, तो आप पॉलिटिकल ऑर्डर से अगर कंफ्यूज कर रहे हो सोशल ऑर्डर को, तो आप यू आर मिसिंग द पॉइंट। इंडिया वाज नेवर अ पॉलिटिकल ऑर्डर व्हिच कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया। इंडिया इज अ सोशल ऑर्डर, और इंडियन सोशल ऑर्डर में पॉलिटिक्स को उतनी, जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र ने कहा कि पॉलिटिकल ऑर्डर हमेशा सब सर्विएंट होगा वेद के अंदर में। वेद सोशल ऑर्डर बनाता है, वेद स्पिरिचुअल ऑर्डर बनाता है, वेद सेलेशियल ऑर्डर को बताता है। इट डिस्क्राइब्स, इट डजंट। अगर आप वेद से सोशल ऑर्डर ले रहे हैं तो फिर वेद के सोशल ऑर्डर पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए इन टर्म्स ऑफ क्लास स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्या ये एंटी कम्युनिस्ट व्यू है वेद का, या कोई जेन्युइन इसमें मसला? सोशल ऑर्डर तो बनाएंगे ना। वेद ने ये कहा कि जो मानव है तो है तो एक, मगर उसकी 4 कैटेगरीज है। ओके, सारे मानवों को ये कहना कि ये एब्सोल्यूट इक्वलिटी इज अटर नॉनसेंस, इट्स एन अटर नॉनसेंस। एक लड़का जो बेसिक मैथ्स नहीं कर पा रहा है, उसको आप फिजिक्स का प्रोफेसर कैसे बना देंगे? मैथ्स का प्रोफेसर कैसे बना देंगे? नहीं बना सकते, वो तो सिर्फ वो टेक्निकल इक्वालिटी। तो पॉइंट ये कि वो ह्यूमैनिटी को तो इक्वल करता है, मगर उनका बेस्ट यूज लेने के लिए सोशल ऑर्डर में कहता है कि जो ब्राह्मण है, मुख को यानी ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, वो सोच सकता है, वो मनुष्य। और हर जगह अगर कहीं पे डिवीजन है, तो ये क्या किया इन्होंने आके बताया, इन्होंने किसी ने भी वर्सेस को कोस्ट नहीं किया, इन्होंने सोशल ऑर्डर में जाके बताया ये कास्ट सिस्टम मानते, उन्होंने कोई सोर्स नहीं बताया, खाली आके बता दिया यहाँ कास्ट सिस्टम है और ये लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। दे डिड नॉट गो एंड साइट वन सिंगल बुक टू मेक देयर केस। उन्होंने सोशल ऑर्डर पे अपनी अंडरस्टैंडिंग इंपोज कर दी इंस्टेड ऑफ अटैकिंग। अगर था तो वेद और कुरान या वेद और बाइबल के उसको आप कंपेयर कर देते कि देखो वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है। वो नहीं हुआ कहीं भी। Not one scholar has ever compared Ved with Quran or Ved with Bible. They came and said कि भाई यहाँ पे तो ना भाई, जब आपका ये कि हम ही सही हैं बाकी गलत है तो आप मेरे लिए अच्छा कहोगे, जब आपका माइंडसेट ही यही है। So you came and said ये तो भाई Huyen Song नहीं लिखा because he did not come with that idea. Huyen Song untouchability, छुआछूत की बात नहीं करता अपनी किताब में। ये कर रहे हैं because they came with the idea. बाकी तारीफ कर रहा है। वो इंडिका लिखने वाले जो थे, जो अलेक्जेंडर के लोग थे, उन्होंने तो नहीं लिखा कास्ट सिस्टम के बारे में जी। सर तो ये छूत अछूत का आइडिया है, अनटचेबिलिटी का आइडिया, ये क्या एक्सटर्नल टू इंडिया है या वेद्स के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन है इसकी? देखिए ऐसा है कि छूत अछूत इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सोशियोलॉजिस्ट। ये कोई कंस्ट्रक्शन वेद का नहीं है छूत अछूत। वो ट्रांजैक्शंस का नाम देना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए आपने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, वो गिफ्ट हो गया। आपने मुझे 100 रुपए दिया, वो उधार हो गया। आपने 100 रुपए किसी के ऊपर यूं फेंक दिया, ये आपका अपना अय्याशी हो गई, नजर हो गया, ठीक है। तो आप इन तीनों ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग नाम यूज करेंगे बिकॉज ट्रांजैक्शन तो सेम दिख रहा है। आप 100 रुपए दे रहे हैं किसी को, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका एक ट्रांजैक्शन में अरे ये अय्याश है, क्यों? क्योंकि पैसे फेंक रहा है। उन्होंने उस ट्रांजैक्शन को वैसे दे दिया।
तो ये पॉसिबिलिटी रही होगी कि कुछ ऊपर कास्ट जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा होगा भाई ये छोटा है, और ऐसे लॉज लिखे गए होंगे जिसमें ये कि ब्राह्मणों को अब चूंकि आपके पास एक फिलॉसफी है उसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो कि भाई हमें सोशल ऑर्डर बनाना है जिसमें कि जो पढ़ा लिखा है उसको ब्राह्मण है उसको विशेष दर्जा दिया जाए सोसाइटी में, जो क्षत्रिय है उसको उस हिसाब से दर्जा दिया जाए, और जो वैश्य है उस हिसाब से, शूद्र है उस हिसाब से। कहीं पे ये नहीं लिखा कि शूद्रों के साथ तुम्हें अछूत का वो लिखा हुआ है। जैसे कुरान में आपको ये वर्स मिलता है कि आप दोस्त नहीं बन सकते क्रिश्चियंस के और जूस के, डोंट ट्रस्ट देम एंड डोंट अलाई विद देम। ये कहीं नहीं लिखा कि ब्राह्मण जो है वो अछूत से शादी नहीं, सॉरी शूद्र से, वर्ड शूद्र है, कहीं भी वर्ड अछूत नहीं। क्रॉस कास्ट मैरिजेस पे तो इंडिया में मर्डर्स हुए हुए, ये फिर आपकी सोसाइटी में आया कहां से अगर आपके ये रिलीजन में नहीं है? तो इंडिविजुअल्स ने की होगी प्रैक्टिस ना, कोई दुष्ट इंडिविजुअल होगा कि हम ऊपर वाले, हम ब्राह्मण हैं, हम तुमसे बेहतर है, दूर रहो हमसे, किया होगा। इसको हम डिनाई कर दें कि हमारे यहाँ नहीं थी ये प्रैक्टिस, ये तो पाप होगा। प्रैक्टिस थी लोगों के अंदर, आज भी है लोगों के अंदर भाई कि हम फलाना कास्ट से तो दूसरी कास्ट में शादी नहीं करेंगे, मगर वो निगेटिव नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम स्टडी करें, एक केस हुआ था इंडिया में, क्या हुआ कि एक क्रिश्चियन आदमी ने, सॉरी एक ब्राह्मण आदमी था, उसकी पहली बीवी तो ब्राह्मण थी, उसकी डेथ हो गई, उससे 2 बच्चे थे। उसके बाद उसने क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली। अब क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली तो उससे भी 2 बच्चे हुए, उसके बाद वो मर गया। अब उसकी प्रॉपर्टी पे उसकी दूसरी पत्नी के लोगों ने भी मुकदमा ठोक दिया कि भाई हमारा भी इसमें इनहेरिटेंस बनता है, आपको भी दो। तो पहली पत्नी के बच्चों ने कहा कि तुम्हारी शादी तो इनवैलिड है क्योंकि तुम तो हिंदू में नहीं शादी किए हुए हो। अब ये मामला कोर्ट में गया, सिविल मैटर है जी, वो वैलिड है, सिविल लॉ होना चाहिए इस पे। हाँ, तो सिविल लॉ में पहले ये तो डिसाइड करें ना कि अगर आप बोलो कि हमें इनहेरिटेंस दो तो शो करो ना कि मेरे बच्चे हो तुम। ठीक, ये तो बात तो लेजिटिमेट है ना कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई आप ऐसे थोड़े चले आओगे कि आप मेरे घर की प्रॉपर्टी थोड़ा कहोगे कि मैं उस्मान हूं, अपने प्रॉपर्टी का ये लैंड मुझे। जी बिल्कुल, लेजिटिमेसी चाहिए आपको। ठीक है, तो लेजिटिमेसी का सोर्स ये था कि आप इनहेरिटेंस मांग रहे हो ना, गिफ्ट तो मांग नहीं रहे हो, कि आप वो कह रहे हो कि एक इनकी जैसे ये बच्चे हैं वैसे मैं भी बच्चा हूं इनका। अब क्वेश्चन ये है कि आप इनके बच्चे हो तो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, ठीक। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या ब्राह्मण कोई हिंदू अगर किसी क्रिश्चियन से शादी करे तो वो लेजिटिमेट होगी या वो इलेजिटिमेट होगी? आप समझिए इस क्वेश्चन की डेप्थ को। जैसे अब एक मुसलमान है, नॉन मुस्लिम से शादी कर ले, आपका क्लियर है वो बच्चा हराम है, वो इलेजिटिमेट है, ठीक है जी। इंडिया में ये क्वेश्चन है, और वो जब खोजा गया तो बोला कि जब भाई वेद लिखा गया या जब ये नियम बताए गए वेद के आधार पर, तो उनको पता ही नहीं था कि भैया ये क्रिश्चियनिटी क्या होती है और मुस्लिम क्या होते हैं। उन्होंने कहा वो तो सिर्फ 3 चीजें, वो तो सिर्फ कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम जानते थे। तो उन्होंने कहा अब देखा जाए कि वर्ण सिस्टम में क्या था, कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र से शादी कर ले, ब्राह्मण किसी क्षत्रिय से शादी कर ले, ब्राह्मण किसी वैश्य से शादी कर ले, या शूद्र किसी ब्राह्मण से शादी कर ले, क्या ब्राह्मण लड़की शूद्र से शादी कर ले, शूद्र लड़की जो है ब्राह्मण से शादी कर ले, क्या होगा उनमें? क्या ये शादियां निरस्त हो जाती थी? तो पाया गया बकायदा इसके सिस्टम बनाए हुए थे उन्होंने कि अगर क्रॉस मैरिजेस हो तो क्या होगा। आप याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़िए, ओके, तो उसमें क्या डिटेल के अंदर लिखा हुआ है। ओ भाई, वी आर द फाइनेस्ट भाई खैर। उसमें फिर उन्होंने ये पाया कि भारत में विवाह के 2 नियम थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। जब ऊंचे कास्ट की लड़की लोअर कास्ट में जाती थी तो उसको कहते थे प्रतिलोम। जब लोअर कास्ट की ऊपर कास्ट लड़की ऊपर के कास्ट में आती थी उसको कहते थे अनुलोम, या उल्टा होगा ऐसे कुछ। लेकिन ये संस्कृत है। हाँ, so this is संस्कृत, right? संस्कृत अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है कि विवाह था, इनवैलिड नहीं था, ये पॉइंट है। तो फिर उसमें यही कहा गया कि क्रिश्चियन से भी शादी किया से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेसिकली भारतीयों के सिस्टम में आप अपनी जाति से बाहर जाके शादी करते हो तो वो वैलिड है, राइट। अब उसके बाद ये एनालाइज किया गया कि क्रिश्चियनिटी में क्या है, क्योंकि 2 पर्सनल लॉज थे। क्या अब मैं उतना डीप में नहीं जाता, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, मैं बड़ा इसको इंटरेस्टिंग केस मुझे लगा। तो आप देखिए, आप अगर आप मुसलमान हैं तो उसमें साफ कहा गया आप मुसलमान के अलावा नॉन बिलीवर से शादी नहीं कर सकते बिना जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए।
सूरह निसा में, निकाह वैलिड नहीं होगा, सूरह बकरा में शायद मेरे ठीक। ख्याल से। तो ये साफ साफ लिखा है कि भाई आप पहले कन्वर्ट करवाओ उसको, यहाँ ऐसा। तो वो शादी वैलिड मानी गई और उनके बच्चों को अधिकार मिला, क्योंकि वहां बोला गया कि ये तो इनको तो कॉन्सेप्ट, ये किसी भी विवाह, क्योंकि स्त्री का है भाई, उसकी मान मर्यादा है, वो आपके साथ विवाह कर रही है और आपके विवाह इनवैलिड है, समाज ही नहीं, सवाल ही नहीं उठ सकता था। तो अब जैसे ने विवाह कर लिया था ग्रीस की जो सेल्यूकस के उसके बेटी से, राइट। तो पॉइंट ये था कि भारत, दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम, बट यही है कि यस कमियां भी थी। अब लोग दुष्ट तो हर जगह होते हैं ना उस्मान साहब। एग्री जी, वो तो हर मजहब को बदनाम करने के लिए हमारे पास मुसलमानों को कमी नहीं थी, जिन्होंने इस्लाम को इतना बदनाम किया कि बंदे को मैं मजहब की बता, मैं कह रहा हूं कोई उम्मती बायस रुसवाए पैगंबर है। ये मान लेना कि रिलीजन से या कोई किसी चीज से एफिलिएशन होने से वो इंसान अच्छा हो जाता है, ये पागलपन है। वो काम करेगा ही वो जो उसको गलत काम करना है, मगर आप सिस्टम, आप दोनों को एनालाइज कीजिए, सिस्टम को भी और इंडिविजुअल को भी। सिस्टम में भी फ्लॉज हो सकते हैं, इंडिविजुअल में भी फ्लॉज हो सकते हैं, मगर डिस्टिंक्शन कीजिए कब इंडिविजुअल फ्लॉ कर रहा है, कब सिस्टम फ्लॉ कर रहा है। अग्रीड सर। कल आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान को, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि 1 घंटा 12 मिनट का हो गया, आपको क्या लगता है कि जो ये प्रश्न है कि वुड एंड शुड पाकिस्तान बॉम्ब इजराइल इफ ईरान इज अटैक्ड, क्योंकि ये तो इस्लामिक बॉम्ब है। बिल्कुल सही कहा सर, इस्लामिक बॉम्ब है ये, हम बड़े अरसे से कह रही हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है। तो मेरा एक ही आंसर है, एब्सोल्युटली नॉट। एंड ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कह रहा हूं, नो नेशन शुड एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर एनी अदर नेशन। पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है ईरान की प्रॉक्सी बनने के लिए, सऊदी की प्रॉक्सी बनने के लिए। पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं किसी और के झगड़े में जाके अपना हाथ चलाने की। अगर पाकिस्तान ने इजराइल को बॉम्ब किया, पाकिस्तान विल बी एनाहिलेटेड। ये किसी और का झगड़ा है, ये तो इस्लाम का झगड़ा है ना, तो कैसे आप कहेंगे किसी और? सर मैं ये मानता हूं कि शायद ये, अगर आप कहना चाहते हैं मुझे कि इस्लाम का झगड़ा, तो मैं मान लेता हूँ इस्लाम का झगड़ा, मगर मैं नहीं खाली इस्लाम का झगड़ा है, ये रीजन की पॉलिटिकल नेशनल पावर्स का फंडा है। मैं इसको इस्लाम का झगड़ा कंसिडर नहीं करता। हाँ, ये इस्लाम का झगड़ा होता अगर कोई किताब लिखी जाती इस्लाम के खिलाफ, जिसका जवाब एक किताब से दिया जाता कि यार इस्लाम में ये अच्छी बातें, ये बुरी बातें, हम इन बुरी बातों को सही कर रहे हैं, अच्छी बातों के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये झगड़ा इस्लाम का नहीं। इस्लाम से मतलब इस्लामिक उम्मा के अगेंस्ट में है, तो ये कहना चाह रहा था मैं, परहैप्स कि आपको इस्लामिक उम्मा के बेसिस पे पीपल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पीपल विल ट्राई टू मेक इट अ इस्लामिक उम्मा का फंडा। और ये हो रहा है पाकिस्तान में, कुछ लोग कह रहे हैं, आवाजें ऐसी आ रही है कि भाई हमने न्यूक क्यों रखा हुआ है, एक टेल अवीव पे चला दो। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान का कोई काम नहीं है अपना न्यूक जो है वो इस्लाम के लिए चलाने के लिए, क्योंकि मैं इस्लाम के लिए बढ़ने के लिए, सर ये शायद रिकॉर्डिंग से काटनी पड़े, मैं नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के बच्चे इतने जल्दी इस्लाम के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमारे 22 करोड़ लोग खत्म कर दिए जाए। अगर जनरली पाकिस्तान ने इजराइल के ऊपर को बॉम्ब फेंका, उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान को दुनिया से साफ कर दिया जाए, किसी ना किसी तरीके से मैसिव बॉम्बिंग होगी, रिटेलिएशन होगी, एंड पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव इट। इतने हमारे पास पटाखे नहीं है कि हम पूरी दुनिया से एकदम लड़ाई ले लें। और इजराइल पे अटैक करना पाकिस्तान के लिए टेक्निकली पॉसिबल है, कर देते हैं तो उसके रिजल्ट बड़े खराब है, इसलिए तो एब्सोल्युटली नॉट। अगर वॉर आती है, पाकिस्तान शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। एनी कंट्री इन द वर्ल्ड शुड स्टे अवे फ्रॉम वॉर अनलेस के सर्वाइवल की जंग। अगर पाकिस्तान के सर्वाइवल की जंग है, अगर एक तरीके से मैं कहूंगा जी हो सकता है, there's only one way कि I can support Pakistan attacking Israel, and that is that Pakistan is attacked directly. अगर पाकिस्तान पे डायरेक्टली अटैक होता है, श्योर रिटेलिएट करें, मगर ईरान के लिए हम जाके उठ के खड़े हो जाए कि नहीं जी हम अपने बॉम्ब ईरान भेज रहे हैं, या अपने बॉम्ब सऊदी अरब भेज रहे हैं, या हम ईरान पे इजराइल पे अटैक करेंगे, it would be a very foolish thing for Pakistan to do, and I can't support anyone who does it. डिप्लोमेसी अब सपोर्ट कर दे, पैलेस्टीन के लिए आवाज उठाएं, ऑप्रेस्ड पीपल है, बिल्कुल उसके लिए सपोर्ट करें, मैं खुद करता हूं, मगर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट अ सॉवरेन नेशन लाइक इजराइल, व्हिच फ्रैंकली इजराइल हैज नेवर अटैक्ड पाकिस्तान। इजराइल ने आज तक पाकिस्तान के ऊपर कोई मिसाइल नहीं दागा, या अगर दागा है तो पहुंचा नहीं हमारे तक अभी तक, मकसद नहीं बनता। व्हाई डू यू अटैक अ कंट्री व्हिच हैज नेवर अटैक्ड यू? ये तो वही बात है जिस तरह अमेरिका ने 9/11 के बाद बिला वजह अफगानिस्तान की बैंड बजा दी थी।
हालांकि बिन लादेन वहां पे नहीं था, कुछ अलकायदा के टेररिस्ट पकड़े गए, मानो से मान लिया पकड़े थे थोड़े बहुत, मगर 8 साल अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग होती रही बिला वजह। ये वही वजह होगी कि पाकिस्तान आके इसराइल बॉम्बिंग शुरू करते बिला वजह। जब तक इसराइल को डायरेक्टली पाकिस्तान को थ्रेट नहीं करता या पाकिस्तान पे अटैक नहीं करता, अटैकिंग इसराइल वुड बी अ मिस्टेक, इट विल बी अ ह्यूज मिस्टेक। एक मिनट के लिए pause करो। मुसलमानों को गुस्सा, हाँ सर जो एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मुसलमानों को प्रोवोक करना, मुसलमानों को गुस्सा दिलाना दुनिया का आसान तरीन काम है। मुसलमानों की जनरलाइज सेंसिटिविटीज कुछ मामलों में इतनी हाई है कि नो मैटर बंदा कितने प्यार से, कितने आराम से और किस तरीके से बात करे, सर तन से जुदा कर देंगे। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि हम मुसलमानों को ऐसा करें कि वो इंस्टेड ऑफ बीइंग रिटेलिएटरी और रिएक्शनरी एक्टर्स, दे बिकम रैशनल एक्टर्स। और रैशनैलिटी यही कहती है कि पाकिस्तान का काम इस वक्त, अगर जो हमने शुरू में बात की थी, अगर जनरल साहब गए में लंच करने के लिए ट्रंप साहब के साथ, तो मैं उम्मीद यही कि अमन की बात करेंगे और वो ये बात करेंगे कि सर ये इलाके में एस्केलेशन डाउन कैसे करें। अभी ट्रंप की स्टेटमेंट भी आई थी कि द पाकिस्तानीज नो ईरानीज वेरी वेल, उनके ईरान से बड़ी दोस्तियां भी है, शायद पाकिस्तानी को समझा सके ईरान को, यार खुदा के वास्ते मिसाइल बंद करो, तस्वीरें ये ट्वीटे श्वीटे अटैक की बंद करो और कोई अमन की बात करो, which is exactly what we want. तो लास्ट क्वेश्चन कहते हैं, पाकिस्तान, आपने कहा कि जो कि एक बहुत सेंसिटिव होता है मुसलमान, उसको रिफॉर्म किया जा सकता है कि वो सेंसिटिविटी ना हो? आप क्यों चाहते हैं कि मैं इंडिया के बाद पाकिस्तान नहीं बैन हो जाऊं? All right, I will not. Possibility देखिए, I'll genuinely answer. रिफॉर्म की पॉसिबिलिटी है, चांस बहुत हो। अभी एजुकेशन आएगी, कुछ एनलाइटमेंट आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, हमारा यंग बच्चा तो एटलीस्ट, अब उसको इस्लाम के बारे में इश्तियाल देना बहुत मुश्किल है। They are more likely to go to streets for climate. इश्तियाल देने का मतलब बता दीजिए। गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना, एक्टिवेट करना, सड़क पे लेके आना। अब उसको ज्यादा आसान है, हाँ जी एग्जैक्टली, अब उसको ज्यादा आसान है कि आप उसे क्लाइमेट चेंज के नाम पे सड़क पे ले आए, आप उसे इक्वालिटी के नाम पे सड़क पे ले आए, और ऑफ कोर्स पीटीआई के सपोर्ट में सड़क पे ले आए। दे मोर पॉलिटिकली अवेयर, दे आर नॉट एज रिलीजियसली इंक्लाइंड एज दे यूज्ड टू बी, जो कि शायद बात सही भी है। जहां पे भूख मरी हो, खाने को ना मिल रहा हो, वो क्या वो कहते हैं, हक तो है कि भूखे भजन नहीं होता, भूखे पेट भजन करने के लिए पहले कुछ पेट, हाँ जी बिल्कुल, पहले कि कुछ पेट में जाकर फिर ही भजन होगा। तो लोगों ने भजन करना है, आज तो जंग करनी है भजन के ऊपर, तो फिर तो डेफिनेटली कुछ खा पी के होगा, और खाने पीने के कुछ नहीं है तो फिर तो और मसला। आई होप दैट मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुझे बहुत उम्मीदें हैं जी, और बिकॉज मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब सिर्फ सऊदिया के या अरबी वर्ल्ड के लीडर नहीं है, जो वो बातें कर रहे हैं वो मानवता के लीडर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर मुझे कोई लीडरशिप अच्छी लगती है, बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ही इज ट्रूली अ ह्यूमैनिटी का लीडर है वो। उनके बाद अगर मैं किसी को वैल्यू देता हूँ लीडरशिप में, तो वो है मोहम्मद बिन सलमान साहब। एमबीएस में खान वैल्यूएबल लीडर हैं, टर्की एर्दोगान इज अ वैल्यूएबल लीडर, ऑल दीज आइकॉन्स जो कोई अच्छी बात कर सकें, कोई पीस की बात कर ले, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई ऐसी बात करे जिससे रिकंसिलिएशन बढ़े। अगर ये जो हुआ था पैलेस्टीन का भी जो 2 साल पहले मसला शुरू हुआ था, अगर इतना होता, आई थिंक MBS was very close to joining the Abraham Accords. अब क्योंकि फलस्तीन का मामला आ गया, उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ा है, because OIC के भी प्रेशर्स हैं, इस्लामिक उम्मा का भी प्रेशर आता है, but I have high hopes from MBS. उनके पिछली हरकतें जो उन्होंने की थी, वो जो जर्नलिस्ट हमारे टर्की के अंदर, वो शायद हमें माफ करना पड़ेगा। वो तो रियल पॉलिटिक है भाई, ही इज अ रूलर ना, वो कोई सेंट तो नहीं है ना। I know, but उम्मीद उनसे है that he'll be able to guide the OIC into a more positive approach, a reconciliatory approach, इजराइल के साथ coexistence की approach, and perhaps join the Abraham Accords. वो तो है हमारी, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि ये जो अप्रोच, बिकॉज मैं क्यों उनका नाम ले रहा हूँ मोहम्मद बिन सलमान साहब का, उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि वो लीडरशिप लेना चाहते हैं इस्लामिक वर्ल्ड की, right. और एर्दोगान की पास भी लीडरशिप की पॉसिबिलिटी है, मतलब एर्दोगान का लीडरशिप तो कैलिफेट क्रिएट करेगा, लेकिन MBS साहब का जो लीडरशिप है वो क्रिएट करेगा आपका एक रिफॉर्म इस्लामिक उम्मा, right. which is more progressive, which is long lasting and more acceptable to humanity. I hope so, क्योंकि हालात तो ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान has become the bottom country in terms of gender equality. It's like MBS has got gender equality for Saudi women than Pakistan has for Pakistanis themselves.
So मैं तो उम्मीद करता हूँ अगर पाकिस्तान rises to the level of Saudi Arabia in terms of economic development and social development, उम्मीद तो मेरी यही है। नहीं, अगर वो राइज करेंगे, ट्रस्ट में, अगर मोहम्मद बिन सलमान साहब सक्सेसफुल होते हैं तो पाकिस्तान में ये सारी के सारे जो इंडेक्सेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये वही करेगा, इस्लाम का जो रूल होगा पाकिस्तान में वो वही होगा जो मोहम्मद बिन सलमान बताएंगे। I'm pretty sure of that। ये आपने सही कहा कि वो इन्फ्लुएंस बहुत करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होगा क्या नहीं। तो उसको देखते हुए उस्मान भाई, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि प्रिवेल करे सैनिटी, रिलीजन पर्सनल मैटर बने, ह्यूमैनिटी जो है वो सोशल ऑर्डर का बेस बने, कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, कि तू भी इंसान मैं भी इंसान। So that's it, Usman bhai. As usual, it was a pleasure talking to you, and I look forward to many more sessions. It's a lot of fun talking to you. Very entertainment information milti hai, and I really enjoy talking to you. Thank you so much, Pallavi. Thank you so much. Absolutely a pleasure for me. So thank you so much. Khuda Hafiz.